नमस्कार, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर के अंबेडकर अध्ययन केंद्र द्वारा संविधान सभा के विभिन्न सत्रों पर ये जो ऑनलाइन वर्कशॉप आयोजित की जा रही है उसमें आपका मैं स्वागत कर रहा हूं। दोस्तों, आप जानते हैं कि अब तक हम संविधान सभा के 7 सत्रों पर चर्चा कर चुके हैं। संविधान सभा का 8वां सत्र अभी चल रहा है। 16 मई 1949 से लगाकर 16 जून 1949 तक संविधान सभा का ये 8वां सत्र हुआ। एक महीने की इस अवधि में 23 दिन तक संविधान सभा की बैठकें हुई। कितना अच्छा लगता है कि ठीक 75 वर्ष बाद हम उन्हीं मुद्दों पर, उन्हीं विषयों पर चर्चा कर रहे हैं जो संविधान सभा में हुए। और बिल्कुल दोस्तों, हमारा ये लगातार ये दावा रहा है कि भारत के संवैधानिक इतिहास में ऐसा पहली बार हो रहा है कि हम संविधान सभा के विभिन्न सत्रों पर इस प्रकार की ऑनलाइन कार्यशाला आयोजित कर रहे हैं। मेरे जूम के जो साथी है, मेरे जो यूट्यूब के जो साथी है, उन सब का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। तो मुझे लगता है कि आपको बड़ा आनंद आ रहा होगा। मैंने सबको सुप्रभात कह दिया है, एक एक का नाम लेने की मुझे लगता है कोई आवश्यकता नहीं है। बस आप इस तरह से जुड़े रहे। बड़ी महत्वपूर्ण चर्चा है ये। इससे बहुत सारे फायदे हैं। संविधान के संदर्भ में अगर कोई भ्रांतियां हैं तो वो दूर हो सकती है। संविधान के संदर्भ में कोई जिज्ञासा है, उसका समाधान किया जा सकता है। क्योंकि हम लोग ये भी कह रहे हैं कि ये एक वर्कशॉप है, एक वर्कशॉप है, कार्यशाला है। इसका मतलब संवाद जो है एक तरफा नहीं है। कई बार आपके जो प्रश्न होते हैं उन प्रश्नों को हम लोग लेते हैं। आपके जो जूम पर जो प्रश्न मुझे दिखाई देते हैं, मैसेजेस के माध्यम से जो दिखाई देते हैं, उनका जवाब देने की हम लोग कोशिश करते हैं। साथ ही साथ जो हमारे यूट्यूब के जो साथी हैं वो जो प्रश्न पूछते हैं उनका भी जवाब देने की हम कोशिश करते हैं। और मैं तो आपको एक बात आज और कहने वाला हूँ कि हमारी ये जो संविधान सभा का जो 8वां सत्र है, हमारी ये जो कार्यशाला है वो 1 महीने चलेगी। 23 दिन तक इसमें बैठ के होगी। अब तक हम लोग 16, 17, 18, 19 और 20 5 दिन चर्चा कर चुके हैं। फिर हमने चर्चा वापस शुरू करी। अभी देखिए आज ये तीसरा दिन है। मैं आपसे एक आग्रह करना चाहता हूँ, क्योंकि वर्कशॉप की खूबसूरती ये है कि 2 वे कम्युनिकेशन होना चाहिए। मैं इन्हें सोचा है कि हर 5-7 दिन बाद में आप लोगों को जोड़ूं, आप लोगों को ऑनलाइन जोड़ूं, आप लोगों से डायरेक्ट बातचीत करूं, उसमें आप लोगों के जो प्रश्न हैं उनका समाधान करने की कोशिश करूं। तो मुझे बताइए ये आइडिया कैसा है? हर 5-7 दिन के अंतराल के बाद में आप लोगों से डायरेक्टली बातचीत की जाए। हालांकि मैसेजेस के माध्यम से मुझे आप लोगों के प्रश्न दिखाई देते हैं, जवाब देने की भी कोशिश करता हूं, लेकिन आपको लाइव भी जोड़ा जा सकता है। तो हर सप्ताह भर बाद में इस तरह का काम करने का मेरा आइडिया है। तो आप थोड़ा सा तैयार रहिए। कौन जुड़ना चाहते हैं उनसे बातचीत करेंगे, संविधान के संदर्भ में उनके जो प्रश्न हैं उनका समाधान करने की कोशिश करेंगे। आज 25 मई है। 25 मई 1949 को संविधान सभा में जो कुछ हुआ उस पर हम लोग मोटे तौर पर बात करने की कोशिश करेंगे। वैसे मैं आपको स्पष्ट कर देता हूँ, संविधान सभा की बैठक रोजाना सुबह 8 बजे से लगाकर 12 बजे तक 4 घंटे होती है। हम लोग 1.5 से पौने 2 घंटे तक चर्चा करते हैं। खूबहू वैसा का वैसा तो नहीं है, लेकिन जो सार है, मोटी मोटी जो बात है, उस पर हम अक्सर चर्चा करते हैं ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो सके। तो हमारे जूम के साथी कह रहे हैं कि यस, इस तरह से जोड़ लेना चाहिए, उससे कंसेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा। अच्छा है, फीडबैक भी हम लोगों को मिल जाएगा, आपके कुछ सजेशन भी हम लोग ले लेंगे। बस आग्रह आपका ये है कि आप जो भी बात कहें वो संक्षिप्त में कहें, अपना खुद का पता बताते हुए कहें। आप कौन हैं, कहाँ पोस्टेड है, या फिर आप कहाँ के रहने वाले हैं, ये जरूर बताएं। और आपका जो प्रश्न है वो बताएं और फीडबैक दें। कोई सजेशन है तो वो भी जरूर दीजिएगा। हाँ, अच्छा होगा कि हमें भी आपसे जुड़ने का मौका मिलेगा, कुछ डाउट भी क्लियर हो जाएंगे, ऐसे मेरे अंजला जी भाई कह रहे हैं। और दुर्गा जी जो बहन है वो भी ऐसे ही कुछ बात कह रही है। बिल्कुल ठीक है। एक हमारे बिहार के पावन धरा मिथिला से जुड़े हुए हैं, मैं उनका भी स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और अब हमें अपनी बात को शुरू कर देना चाहिए। ये लीजिए, उस दिन वहाँ पर वार बुधवार है भाई। 25 मई 1949 भारतीय संविधान सभा की वाद विवाद की सरकारी रिपोर्ट, एक बिल लाया जा रहा है और उसके बाद में अल्पसंख्यकों के मुद्दे पर चर्चा होगी। बात शुरू करने से पहले मैं कह देता हूं कि आज किस विषय पर चर्चा होने वाली। आज माइनॉरिटीज, अल्पसंख्यकों के विषय पर चर्चा होने वाली। सरदार वल्लभ भाई पटेल इससे संबंधित समिति के अध्यक्ष है। वो आज कुछ प्रस्ताव रखेंगे। आपको ये भी बता दें, देश की आज़ादी से पहले हमारे यहाँ पर आप लोग जानते हैं सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली प्रचलित हुआ करती थी।
1909 का मार्ले मिंटो अधिनियम के द्वारा सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली शुरू की गई थी। इस सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली के अंतर्गत एक निर्वाचन क्षेत्र में चाहे किसी भी धर्म के लोग रहते हो, चाहे सभी धर्मों के लोग रहते हो, लेकिन एक पर्टिकुलर धर्म के लोगों के द्वारा ही वोट दिए जाते थे। इस प्रकार की सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली पहली बार 1909 में अस्तित्व में लाई, फिर 1919 में इसका विस्तार किया गया, फिर 1935 के अधिनियम के द्वारा इसका विस्तार किया गया। हम जानते हैं कि सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली एक बहुत बड़ा कारण रहा भारत के विभाजन का, क्योंकि इस सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली के द्वारा भारत में सांप्रदायिकता का विष बोया गया अंग्रेजों के द्वारा। सरकार उस समय अंग्रेजों की थी। अब देश आजाद हो गया है। आजाद देश की संविधान सभा अपने संविधान का निर्माण कर रही है। क्या आजाद देश की यह संविधान सभा सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली को कंटिन्यू रखेगी या इस सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली को समाप्त कर देगी? क्योंकि अब शासन की जो बागडोर है वो अब हमारे हाथ में। हमारा देश आजाद है और आजाद देश के बासिंदे देश का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में एक बहुत बड़ा प्रश्न खड़ा होगा कि क्या सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली के बारे में संविधान सभा के सदस्य क्या सोचते हैं, इस विषय पर वो क्या एक्शन लेंगे, क्या उनके विचार है, आज हम लोग जानेंगे। सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता वाली ये समिति आज अपनी रिपोर्ट रखेगी और रिपोर्ट के साथ साथ में प्रस्ताव भी रखे जाएंगे। साथ ही साथ अनुसूचित जाति जनजातियों के लिए संसद और राज्य के विधानमंडल में जो आरक्षण का प्रावधान किया गया वो किस तरह से आया, वो क्यों आया, उसकी जो अवधि निर्धारित की गई उसके पीछे क्या कंसेप्ट था, इन सारे मुद्दों पर आज हम लोग चर्चा करेंगे। बड़ा अच्छा लगने वाला है आपको, क्योंकि आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। तो आज है 25 मई 2024। हम चर्चा करने जा रहे हैं 25 मई 1949 को संविधान सभा में जो बात हुई उसके सार के रूप में हम कुछ जानेंगे। किस मेंबर ने क्या क्या कहा, मोटी मोटी बातें जानने का हम प्रयास कर रहे हैं। चलिए चलते हैं। तो पहले एक कोई बिल लाया जा रहा है और इसके बाद में अल्पसंख्यकों की रिपोर्ट पर चर्चा हो रही है। माननीय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की अध्यक्षता में संविधान सभा की ये बैठक शुरू हो रही है। सुबह प्रातः 8 बजे ये बैठक शुरू हो रही है। बिल डॉक्टर श्यामा प्रसाद जी मुखर्जी, जो कि पश्चिम बंगाल से संविधान सभा के मेंबर हैं, वो एक बिल लेके आ रहे हैं। वो बिल जो है उन्होंने बिल रखने की अनुमति मांगी और संविधान सभा ने उसको स्वीकार कर लिया। अब सीधा आ रहे हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल, जो कि मुंबई से संविधान सभा के सदस्य हैं। परामर्शदात्री समिति की रिपोर्ट अल्पसंख्यकों के संदर्भ में मोटी मोटी बात मैंने आपको बता दी है। सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली होगी नहीं होगी, इसके बारे में सरदार वल्लभ भाई पटेल का पहले उद्बोधन होगा, प्रस्ताव होगा और संविधान सभा के 2 सदस्य मोहम्मद इस्माइल साहब और इसके बाद में ZH लारी साहब ये अपने संशोधन लाएंगे। इसके बाद में संविधान सभा के अन्य सदस्य उस पर अपना विचार व्यक्त करेंगे। देखते हैं क्या है। श्रीमान, मैं आपके समक्ष परामर्शदात्री समिति का प्रतिवेदन, जो अंतिम बार इस महीने में बैठक हुई थी, विचार करने का प्रस्ताव लेकर आया हूं। समिति का कार्य समाप्त होने के पश्चात उसका विघटन कर दिया गया है। सभा को याद होगा कि अगस्त 1948 में संभवतः 8 तारीख थी, परामर्शदात्री समिति ने एक प्रतिवेदन पेश किया था और तत्पश्चात अल्पसंख्यक समिति ने परामर्शदात्री समिति के प्रतिवेदन पर विचार करके अपने सुझाव रखे थे, जिनमें सदन को परामर्श दिया गया था कि वह अल्पसंख्यकों के लिए विधान मंडलों में जनसंख्या के आधार पर स्थान रक्षित करने के रूप में कुछ राजनीतिक संरक्षण तथा कुछ अन्य संरक्षण भी स्वीकार कर ले। सरदार वल्लभ भाई पटेल साहब अपनी बात को शुरू कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि परामर्शदात्री समिति ने कुछ विषयों पर चर्चा की जो कि अल्पसंख्यकों से संबंधित है। परामर्शदात्री समिति ने चर्चा करने के बाद में अपने जो प्रतिवेदन है वो अल्पसंख्यक समिति के पास दिया। अल्पसंख्यक समिति ने उस विषय पर चर्चा किया और उन सब चर्चा के बाद में जो निचोड़ निकल कर आ रहा है उसको मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं, ऐसा पटेल साहब कह रहे हैं। सभा को यह याद होगा कि जब यह प्रतिवेदन किया गया था वह ऐसा समय था, उस वक्त स्थितियां भिन्न थी और विभाजन का प्रभाव भी पूर्णतः नहीं समझा गया था या उस पर ध्यान नहीं दिया गया। उस समय भी जबकि विधान मंडलों में जनसंख्या के आधार पर स्थान रक्षित करने का सुझाव वाला प्रतिवेदन पारित किया गया था, इस विषय पर मतभेद थे। राष्ट्रीय विचारधारा के लोगों के एक वर्ग ने, जिसके नेता इस सभा के उपाध्यक्ष डॉक्टर मुखर्जी थे, प्रारंभ से ही संविधान में ऐसे रक्षण का विरोध किया। सरदार वल्लभ भाई पटेल कह रहे हैं
कि इनिशियल स्टेज में हम लोग सांप्रदायिकता के आधार पर स्थान आरक्षित करना चाहते थे और हम लोगों ने ये आइडिया नहीं लिया कि देश के विभाजन की वजह से जो उसका प्रभाव है उसका प्रभाव कितना है। लेकिन हमारे इस प्रतिवेदन का शुरू से ही विरोध किया एच.सी. मुखर्जी ने, हरेंद्र कुमार मुखर्जी ने इसका विरोध किया। हरेंद्र कुमार मुखर्जी संविधान सभा के उपाध्यक्ष थे। हरेंद्र कुमार मुखर्जी ने कहा हमें किसी प्रकार का स्थानों का आरक्षण नहीं चाहिए। आपको मालूम होना चाहिए हरेंद्र कुमार मुखर्जी एंग्लो इंडियन है, संविधान सभा के वे उपाध्यक्ष हैं। देखिए हमारे एक भाई ने लिख भी दिया एच.सी. मुखर्जी का मतलब हरेंद्र कुमार मुखर्जी। क्या बात है, बहुत बढ़िया। यूट्यूब वाले साथी बड़े एक्टिव है। उस समय राजकुमारी अमृता कौर ने भी रक्षणों का विरोध किया, रक्षण यानी आरक्षण। किंतु उस समय अल्पसंख्यकों को यह भय था कि उन्हें जनसंख्या के आधार पर समुचित संख्या में प्रतिनिधित्व होगा या नहीं होगा, और परामर्शदात्री समिति ने मतभेद के होते हुए भी उन अल्पसंख्यकों की ऐसी आशंकाओं को दूर करना अपेक्षित समझा जो उनके विचार में औचित्यपूर्ण समझी जा सकती थी। सभा को यह स्मरण होगा कि दक्षिण भारत के मुसलमानों के प्रतिनिधि श्री पोकर यानी श्री बी पोकर साहेब ने जो अपरिवर्तनशील है तथा कट्टर मुस्लिम लीगी है, उस समय इस सदन में यह संशोधन रखा था। जब सुझाव सदन में पेश किए गए थे तब पृथक निर्वाचन को रखा जाए, अर्थात वे जारी रहे, जिसका की प्रभाव समस्त देश भर में और शायद बाहर भी पूर्णतः ज्ञात है और अनुभूत है। परामर्शदात्री समिति के सभापति की हैसियत से मेरे सुझावों को सभा ने लगभग एक मत से स्वीकार कर लिया था, और जब इन सुझावों को स्वीकार किया गया तब अल्पसंख्यकों ने व्यापक रूप से प्रशंसा की भावना व्यक्त की थी। कुछ समय पश्चात हमें वापस एकत्रित होना पड़ा, क्योंकि जहां तक पूर्वी पंजाब और पश्चिम बंगाल के प्रांतों का संबंध है, हमारे सुझाव अपूर्ण थे। पूर्वी पंजाब और पश्चिम बंगाल, आप लोग जानते हैं बंगाल का विभाजन हुआ, बंगाल का एक हिस्सा पाकिस्तान में चला गया। आप लोग ये भी जानते हैं पंजाब का विभाजन हुआ और पंजाब का एक हिस्सा पाकिस्तान में चला गया। आप ये भी जानते हैं ये विभाजन धर्म के आधार पर हुआ। हिंदू बाहुल्य क्षेत्र जो है भारत में रखे गए, मुस्लिम बाहुल्य जो क्षेत्र है वो पाकिस्तान में चले गए। ये बात भी आपको मालूम होनी चाहिए। फिर वो आगे कह रहे हैं, क्योंकि जब 1948 के अगस्त 17 में सदन ने सुझावों को पारित किया था तब विभाजन का प्रभाव अनुभूत या ज्ञात नहीं था, और उस समय जो वृद्ध निष्क्रमण हुआ वह जारी ही था। निष्क्रमण मतलब लोग इधर से इधर भी स्थापित हो रहे थे। सिखों की स्थिति उस समय लगभग अनिश्चित थी। ऐसे ही बंगाल में भी विभाजन का प्रभाव पूर्णतः नहीं समझा गया था, और दोनों प्रांत इस प्रश्न को तब तक स्थगित रखना चाहते थे जब तक कि स्थिति पूर्णतः निश्चित न हो। उन्होंने कहा कि जब हमने रिपोर्ट तैयार की थी उस समय पंजाब और बंगाल की वस्तु स्थिति हमको मालूम नहीं पड़ रही थी, तो हमको और इंतजार करना चाहिए था। बाद में दिसंबर में इस प्रश्न पर विचार करने के लिए एक समिति नियुक्त की गई थी। परामर्शदात्री समिति ने 5 व्यक्तियों की एक उप समिति नियुक्त की, जिसमें हमारे आदरणीय अध्यक्ष भी सदस्य थे, यानी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वाज आल्सो मेंबर ऑफ दैट कमेटी। पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, मैं स्वयं यानी सरदार वल्लभ भाई पटेल कह रहे हैं, श्री मुंशी यानी के.एम. मुंशी जी और डॉक्टर अंबेडकर इस समिति के सदस्य थे। यानी अल्पसंख्यकों के मामलों में एक जो उप समिति बनाई गई थी उसमें मेंबर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल साहब खुद थे, डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर साहब थे और कन्हैयालाल माणिक्यलाल मुंशी जी थे, यानी के.एम. मुंशी जी थे। जब यह प्रतिवेदन पेश हुआ तब सिख संप्रदाय के सदस्य इस प्रतिवेदन पर विचार करने तथा इस विषय में अपनी जाति से परामर्श करने के लिए समय चाहते थे, और भी जब यह प्रतिवेदन परामर्श समिति के पेश हुआ तब मुस्लिम प्रतिनिधियों में से कुछ ने 1948 के अगस्त सत्र में संविधान के पारित होने के बाद बहुत समय तक पूर्ण विचार करने के बाद अपने विचारों को बदल दिया था। उन्होंने ये कहा कि सब आरक्षण समाप्त होने चाहिए और ये अल्पसंख्यकों के लिए अपने ही हित में है कि विधानमंडल में ऐसा कोई भी आरक्षण नहीं होना चाहिए। बिहार के प्रतिनिधियों ने इस पर बहुत जोर दिया और दूसरे प्रतिनिधियों ने उनका समर्थन किया। उस समय कुछ मतभेद था और मैं तथा समिति भी उत्सुक थी कि ऐसे अत्यधिक महत्व के प्रश्न पर हमें जल्दबाजी में निर्णय नहीं लेना चाहिए, क्योंकि सिख प्रतिनिधि अपनी स्थिति पर विचार करने के लिए समय चाहते थे। अतः हमने स्वभावतः बैठक स्थगित कर दी और बाद में हम इस माह के प्रारंभ में वापस एकत्रित हुए। सरदार वल्लभ भाई पटेल साहब पूरा बताना चाहते थे कि इनिशियल स्टेज में स्थिति किस प्रकार की थी। इनिशियल स्टेज में हम मुस्लिम्स के लिए पृथक निर्वाचन प्रणाली क्यों अपनाना चाह रहे थे, और जब देश का विभाजन हो गया, देश के विभाजन के बाद में जो परिस्थितियां बनी, उसके बाद में हमने अल्पसंख्यक समुदाय के सदस्यों से बातचीत की
और अल्पसंख्यक समुदाय के सदस्यों ने जब हमको कहा कि हमें आज़ाद भारत में इस प्रकार से आरक्षण नहीं चाहिए, तब हमने ये तय किया कि अब आज़ाद भारत का जो संविधान बन रहा है उस संविधान के तहत संसद में या राज्य के विधान मंडल में धर्म के आधार पर किसी भी प्रकार से आरक्षण का प्रावधान नहीं किया जाना चाहिए। ऐसा सरदार वल्लभ भाई पटेल विभिन्न समुदायों के साथ बातचीत करने के बाद, उनके साथ संवाद स्थापित करने के बाद अपनी बात को रखते हुए कह रहे हैं। फिर वो कह रहे हैं कि जब हम वापस एकत्रित हुए तब हमने स्वयं अल्पसंख्यकों के दृष्टिकोण में महान अंतर पाया। डॉक्टर मुखर्जी ने प्रस्ताव किया कि विधानमंडल में जनसंख्या के आधार पर आरक्षण संबंधी सारे खंड को हटा दिया जाए। उन्होंने कहा जब हमारी बैठक हुई तो एच.सी. मुखर्जी यानी हरेंद्र कुमार मुखर्जी ने यह प्रस्ताव रखा था कि अल्पसंख्यकों को जो धर्म के आधार पर आप आरक्षण संसद में देना चाह रहे हैं उसके संदर्भ में जो भी आपका खंड, जो भी प्रावधान है उसे समाप्त कर दिया जाए। जब यह सुझाव पेश किया गया था तब मुन्नी स्वामी पिल्ले, ध्यान से सुन लीजिए इनके नाम को, मुन्नी स्वामी पिल्ले ने, जो कि अनुसूचित जातियों का प्रतिनिधित्व कर रहे थे, इस आशय का एक संशोधन रखा कि आरक्षण संबंधी प्रावधान जहां तक अनुसूचित जातियों के लिए है वह 10 वर्ष के लिए रहने दिया जाना चाहिए। वो ये कह रहे हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल कि हमारी जब मीटिंग हो रही थी तो एच.सी. मुखर्जी ने तो कहा कि ये जो धर्म के आधार पर आप जो प्रावधान करने जा रहे हो उसको समाप्त कर दीजिए, लेकिन मुन्नी स्वामी पिल्ले जो कि खुद अनुसूचित जाति का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं वो कह रहे हैं कि भले ही आप इस प्रकार का व्यवस्था नहीं कर रहे हैं लेकिन अनुसूचित जातियों के लिए इस प्रकार का प्रावधान आपको 10 वर्ष के लिए करना होगा। संविधान सभा में ये बात नहीं हो रही है, ये बात बाहर हो रही है कि उन्होंने इस तरह का प्रस्ताव रखा। अब कुल मिलाकर आपको ये समझ में आना चाहिए कि इनिशियल स्टेज में संप्रदाय के आधार पर आरक्षण की बात कही गई थी। इनिशियल स्टेज में अनुसूचित जातियों के लिए जो प्रावधान किया गया वो मुन्नी स्वामी पिल्ले ने प्रस्ताव रखा था, संविधान सभा में नहीं, संविधान सभा में कोई और रखेंगे, अभी बात करेंगे। और मुन्नी स्वामी पिल्ले ने कहा कि आप ये जो आरक्षण खत्म कर रहे हो ये बात एससी पर लागू नहीं होनी चाहिए, एससी के लिए 10 वर्ष का प्रावधान होना चाहिए। ये इनिशियल स्टेज की बात। परामर्शदात्री समिति में साधारणतः सदस्यों की राय लगभग एकमत थी। ये थी कि ये आरक्षण जहां तक हो सके अनुसूचित जातियों का संबंध है उस काल अवधि के लिए जारी रखा जाए तथा श्री मुन्नी स्वामी पिल्ले का संशोधन स्वीकार कर लिया जाए। सिख प्रतिनिधियों ने एक सुझाव रखा जो किसी हद तक पिछली स्थिति पर एक सुधार था। उस सुझाव का चाहे कुछ भी उद्देश्य हो फिर भी परामर्शदात्री समिति ने सिखों के सुझाव पर उपयुक्त विचार करना उपयुक्त समझा, उचित समझा, क्योंकि समिति के सदस्यों को सिख संप्रदाय जो कि पंजाब के विभाजन से बहुत दुखी था, भावना और भावुकता के लिए सदा एक विशेष प्रकार का उत्तरदायित्व का अनुभव होता जा रहा था। ऐसा सरदार वल्लभ भाई पटेल साहब अपनी बात को रखते हुए संविधान सभा में कह रहे हैं कि सिखों की स्थिति कुछ अलग थी। इसके बाद में वो प्रस्ताव क्या है वो रखने जा रहे हैं। वो कह रहे हैं अब मैं ये प्रस्ताव करता हूं कि परामर्शदात्री समिति के प्रतिवेदन पर विचार किया जाए। जिस परामर्शदात्री समिति ने अल्पसंख्यकों के मुद्दों पर, अनुसूचित जातियों के मुद्दों पर विचार विमर्श कर दिया, उसकी जो रिपोर्ट है उस रिपोर्ट पर अब विचार विमर्श किया जाए, ऐसा कह रहे हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल। क्या कह रहे हैं वो प्रस्ताव क्या है? निश्चित किया जाता है कि संविधान सभा अपने 24 जनवरी सन 1947 के प्रस्ताव अनुसार नियुक्त परामर्शदात्री समिति द्वारा प्रस्तुत की गई तारीख 11 मई सन 1949 के प्रतिवेदन पर विचार आरंभ करे जो अल्पसंख्यकों के कतिपय राजनीतिक आरक्षण के बारे में है। यह भी निश्चय किया जाता है, क्या निश्चय किया जाता है कि इस संदर्भ में संविधान सभा द्वारा अब तक किए गए निर्णयों के बावजूद भारतीय संविधान के मसौदे के भाग 14 के उपबंधों को इस प्रकार संशोधित किया जाए कि उक्त प्रतिवेदन में दी हुई परामर्शदात्री समिति की सिफारिशों को कार्यान्वित किया जा सके कि पूर्वी पंजाब की निम्न जातियों अर्थात मजहबी, रामदासी, कबीरपंथी और सीकली गिरोह को प्रांत की अनुसूचित जातियों की तालिका में शामिल किया जाए ताकि ये भी संसद में अनुसूचित जातियों को दिए गए प्रतिनिधित्व के लाभ के अधिकारी हो सके। इस प्रकार का प्रस्ताव सरदार वल्लभ भाई पटेल ने आज बैठक की शुरुआत में ही रख दिया। इसके बाद में अध्यक्ष आप बोल रहे हैं मुझे कुछ संशोधन की सूचना प्राप्त हुई है। किसके संशोधन है? जैसे ये बोल ही रहे होते हैं इसी बीच में Z.H. लारी जी, Z.H. लारी जी का नाम बहुत ध्यान से सुन लीजिएगा। आज वो कुछ मुद्दों पर चर्चा करने वाले।
वो कह रहे हैं, वो संयुक्त प्रांत से हैं, मुस्लिम है, वो कह रहे हैं दूसरा भाग भी इसी प्रस्ताव का एक भाग है, ये तो एक ही है, उन पर आप इकट्ठा विचार करना होगा। अध्यक्ष आप कह रहे हैं ठीक है, इन पर दोनों संशोधनों पर विचार कर सकते हैं। इसी बीच महावीर त्यागी जी जो कि संयुक्त प्रांत से हैं, वो क्या कह रहे हैं? श्रीमान मैं ये जानना चाहता हूं कि क्या इस प्रतिवेदन पर विचार करने के प्रस्ताव पर इस समय संशोधन को लिए बिना व्यापक रूप से विचार हो सकता है? एक्चुअली में सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता वाली परामर्शदात्री समिति ने जो प्रस्ताव रखा है, जो प्रतिवेदन रखा है, उस पर चर्चा करने की बात चल रही है। इस बीच में अध्यक्ष आप कह रहे हैं कि इस प्रतिवेदन पर 2 संशोधन भी है। महावीर त्यागी जी कह रहे हैं कि इन 2 संशोधन पर विचार किए बिना क्या हम पहले प्रतिवेदन पर चर्चा कर सकते हैं? तो अध्यक्ष आप क्या कह रहे हैं? केवल एक ही प्रस्ताव है जो 2 भागों में है और मैंने निर्णय दे दिया है कि दोनों को एक साथ लिया जाए। अतः सारा प्रस्ताव जिसमें दोनों भाग है पेश हो चुका है। हम संशोधनों को पहले लेंगे और बाद में मुख्य प्रस्ताव पर तथा संशोधन पर बहस करेंगे, ऐसा अध्यक्ष साहब ने कहा। इसके बाद में मोहम्मद इस्माइल खान, नाम सुन लीजिएगा, मोहम्मद इस्माइल खान, ये संयुक्त प्रांत से आते हैं, मुस्लिम है। ये क्या कह रहे हैं? श्रीमान इससे पहले कि आप संशोधनों के प्रस्तावकों से अपने प्रस्ताव पेश करने के लिए कहें, क्या मैं ये जान सकता हूं कि संसद में अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व के समस्त प्रश्न पर वाद विवाद हो सकता है अथवा अल्पसंख्यकों के उपबंधित स्थानों के रक्षण संबंधी पिछले प्रतिवेदन पर पुनर्विचार के सवाल पर बहस हो सकती है? अब इस्माइल साहब दूसरी बात कह रहे हैं। वो कह रहे हैं जो पहले अल्पसंख्यकों के बारे में रिपोर्ट आई उस रिपोर्ट पर पुनर्विचार किया जा सकता है क्या? और अभी जो रिपोर्ट आई सीधा उस पर ही चर्चा करेंगे या पहले वाली जो रिपोर्ट है उस पर पुनर्विचार कर सकते हैं? ऐसा वो प्रश्न पूछ रहे हैं। इस बीच में लक्ष्मीकांत मैत्र पश्चिम बंगाल से, श्रीमान मैं नहीं समझता कि मेरे माननीय मित्र श्री इस्माइल के प्रश्न का क्या आशय है। इस विषय के सारे पर वाद विवाद हो, इस प्रश्न का समस्त इतिहास सदन के समक्ष नहीं है। हाँ, अपने भाषण में माननीय सदस्य वैसे ही उन परिस्थितियों की चर्चा कर सकते हैं जिनके फलस्वरूप ये परिवर्तन हुआ है। एक्चुअली में शुरुआत में इस प्रकार का प्रस्ताव लाया गया था, उस पर चर्चा हुई थी। अब आपने संविधान सभा के पहले वाले सत्रों को कितना ढंग से सुना, कितना गंभीरता से सुना, ये तो आपके ऊपर निर्भर करेगा। अगर आपने ढंग से सुना है तो पहले संविधान सभा में इस विषय पर चर्चा हुई और अल्पसंख्यकों के लिए संसद में आरक्षण की बात स्वीकार संविधान सभा में की गई थी। तो ये इस्माइल साहब कह रहे हैं कि जो पहले वाली जो रिपोर्ट थी क्या उस पर पुनर्विचार हो सकता है, या ये जो नई रिपोर्ट जो आई है सीधा उसी पर चर्चा होगी? क्योंकि नई रिपोर्ट और पहले वाली रिपोर्ट में अंतर है। पहली वाली रिपोर्ट में आपने आरक्षण की बात कही थी, अब वाली रिपोर्ट में आप आरक्षण की बात नहीं कह रहे हो। तो ये जो परिवर्तन हुआ, क्या इस परिवर्तनों पर चर्चा करने का हमको अधिकार होगा? ऐसा वो प्रश्न पूछ रहे हैं। महावीर त्यागी जी कुछ कह रहे हैं, श्रीमान एक औचित्य प्रश्न है। मैं नहीं जानता कि क्या सभा इस प्रस्ताव पर वाद विवाद कर सकती है। प्रस्ताव की भाषा ऐसी है कि उसमें संशोधन पेश ही नहीं हो सकता। विद्यमान रूप में प्रस्ताव संविधान के मसौदे का संशोधन नहीं है, वो ऐसा महावीर त्यागी जी कह रहे हैं। अध्यक्ष जी क्या कह रहे हैं? यह प्रस्ताव संविधान के मसौदे के अंग के रूप में सभा के समक्ष नहीं रखा गया। पहले परामर्शदात्री समिति ने तथा सभा ने कुछ निश्चय किए थे। ऐसा विचार किया गया कि हाल ही में परामर्शदात्री समिति ने जो प्रतिवेदन दिया वह पहले सभा के विचारार्थ पेश किया जाना चाहिए। यदि उस प्रतिवेदन को सभा स्वीकार कर ले तो बाद में संविधान के मसौदे में आवश्यक संशोधन कर दिए जाएंगे। इस समय हम परामर्शदात्री समिति की 11 तारीख की रिपोर्ट पर विचार कर रहे हैं, ऐसा अध्यक्ष साहब कह रहे हैं। तो महावीर त्यागी जी कह रहे हैं फिर तो मैं समझता हूं कि हम जो वाद विवाद करने वाले हैं वो एक व्यापक वाद विवाद होगा। इसके बाद में अध्यक्ष जी कह रहे हैं पहले प्रस्ताव पर संशोधन पेश होंगे फिर वाद विवाद होगा। इसका मतलब जो प्रतिवेदन सरदार वल्लभ भाई पटेल साहब आज संविधान सभा में रखना चाहते हैं उस प्रतिवेदन पर चर्चा करने से पहले उस पर जो संशोधन आ रहे हैं उस पर चर्चा होगी। यूट्यूब के साथियों बताओ जरा, जूम वालों के तो विचार मुझे जानने को मिल ही रहे हैं, कैसा लग रहा है? एक मेरे भाई कह रहे मैं भारत पाकिस्तान सीमा से हनुमान राम सहारण हूँ। तो भारत पाकिस्तान सीमा पर तो आजकल पापड़ भी सिक रहे हैं, टेम्परेचर बड़ा हाई है। हमारे बाड़मेर में 49 चला गया था, 48.9 ऑलमोस्ट 49। और हमारे एक फौजी भाई ने तो पापड़ भी सेक दिया था। बीच में से थोड़ा कच्चा भी था यार, बीच में थोड़ा कच्चा था। हाँ, मैं बहुत बारीकी से देखता हूँ। विजय भाई क्या कह रहे हैं? सर आपके पढ़ाने का तरीका बहुत अच्छा है, थैंक यू वेरी मच। चलिए
तो आप बस इसको, ये जो संविधान सभा की ये जो बहस है ना, उस बहस की मोटी मोटी बात को भी अगर आप ग्रहण कर लेते, रजिस्टर लेके जरूर, मैं तो आपसे निवेदन करूंगा रजिस्टर लेकर जरूर बैठिए आप। अच्छा, रजिस्टर लेकर नहीं भी बैठते हैं तो यूट्यूब वालों के लिए तो प्लस पॉइंट है, क्योंकि वो परमानेंट है, वहां से कुछ बातें नोट कर सकते हैं। लेकिन कितनी महत्वपूर्ण चर्चा है आज धर्म के आधार पर आरक्षण के प्रावधान को लेकर संविधान सभा में 25 मई और 26 मई को बड़ी जबरदस्त चर्चा हुई। तो मैं जूम और यूट्यूब के दोनों जो साथी है उनको निवेदन कर रहा हूं कि ये चर्चा पहली बार है, इसको आप बहुत ढंग से देखिए। और हमेशा एक बात को ध्यान रखिएगा, जब इस प्रकार की बातें अगर आप देख रहे हैं, इस प्रकार की बातें सुन रहे हैं, इस प्रकार की बातें जब पढ़ रहे हैं, तो आप किस जाति से, हम किस जाति से हैं, हम किस धर्म से हैं, हम किस पॉलिटिकल पार्टी को वोट देते हैं, हमारी क्या विचारधारा है, हम किस क्षेत्र के लोग हैं, इस प्रकार के भावों से ऊपर उठकर देखना चाहिए। हमेशा अपने आप को किसी जाति, किसी पर्टिकुलर वर्ग, किसी पर्टिकुलर रिलीजन, किसी पर्टिकुलर स्कूल, किसी पर्टिकुलर आइडियोलॉजी, किसी पर्टिकुलर रीजन से नहीं जोड़ना चाहिए, क्योंकि हम संविधान पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो मेरे हिसाब से इससे बड़ा आनंद आने वाला है। चलिए, मोहम्मद इस्माइल साहब क्या कह रहे हैं। श्रीमान, संविधान सभा की गत बैठक में सारे प्रश्न पर वाद विवाद हुआ था। ये विनिश्चय किया गया था कि अल्पसंख्यकों के लिए स्थानों का आरक्षण किया जाएगा। यदि सुझाव ये हो कि आरक्षण को हटा दिया जाए तो क्या इससे समस्त प्रश्न पर फिर से बहस हो सकती है कि अल्पसंख्यकों का संसद के लिए चुनाव कैसे होगा, अथवा क्या ये वाद विवाद इस बात तक ही सीमित है कि आरक्षण को रखा जाए या नहीं रखा जाए। मोहम्मद इस्माइल साहब एक प्रश्न पूछ रहे हैं कि सर, आप डिस्कशन करने जो जा रहे हैं उससे पहले मेरा एक प्रश्न है, क्या हम खाली इसी विषय पर चर्चा करेंगे कि आरक्षण होना चाहिए या नहीं चाहिए। अल्पसंख्यकों के लिए बात कर रहा हूं मैं, अल्पसंख्यकों को आरक्षण होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, खाली इसी विषय पर बात करेंगे, या फिर हम ये भी बात करेंगे कि अल्पसंख्यकों का समुचित प्रतिनिधित्व संसद में कैसे हो, क्या इस विषय पर भी हम चर्चा करेंगे। ऐसी वो बात पूछना चाह रहे हैं। अध्यक्ष आप क्या कह रहे हैं, इस समय परामर्शदात्री समिति का प्रतिवेदन केवल आरक्षण के प्रश्न तक ही सीमित है, तो हम खाली उसी विषय तक सीमित रहेंगे। मोहम्मद इस्माइल साहब, श्रीमान, मेरा निवेदन है कि उसके अलावा सारे संशोधन अनियमित माने जाए। फिर जसपत राय कपूर साहब कह रहे हैं, जो कि संयुक्त प्रांत से हैं, श्रीमान, किसी विनिश्चय पर जो कि पहले किया जा चुका है, कार्य प्रणाली के नियमों के नियम 32 के अनुसार ही फिर से बहस हो सकती है। उस नियम में लिखा है कि कोई प्रश्न जिस पर एक विनिश्चय हो चुका है दोबारा नहीं उठाया जा सकता है। अब जसपत राय कपूर साहब कह रहे हैं कि जब एक निर्णय हो चुका है तो उस पर वापस चर्चा नहीं की जानी चाहिए, क्योंकि हमारी नियमावली ऐसी ही कहती है। खैर, अध्यक्ष आप क्या कहते हैं, मैं नहीं समझता कि वह प्रश्न उठेगा। मुझे पूरा विश्वास है कि चतुर्थांश से अधिक वास्तव में सभा का बहुमत परिवर्तनों के पक्ष में। खैर, जसपत राय कपूर साहब आगे क्या कह रहे हैं, ये ठीक है श्रीमान, जहां तक कि माननीय सरदार पटेल द्वारा सभा के समक्ष पेश किया गया प्रस्ताव का संबंध है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है कि सरदार पटेल द्वारा सिफारिश किए हुए रूप में पुनर्विचार करने के प्रश्न पर जो लगभग समूची सभा सहमत हो जाएगी। मेरे माननीय मित्र श्री इस्माइल ने जो प्रश्न उठाया कि क्या कोई ऐसे मामले पर जो प्रतिवेदन में नहीं है विचार किया जा सकता है क्या, ऐसा बार बार वो पूछ रहे हैं। अब आ रहे हैं मोहम्मद इस्माइल साहब अपना संशोधन रखने के लिए। आज सरदार वल्लभ भाई पटेल साहब के द्वारा अल्पसंख्यकों के संदर्भ में, अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व के संदर्भ में जो रिपोर्ट रखी जा रही है, जो प्रस्ताव रखा जा रहा है, उस पर दो संशोधन है। एक संशोधन मोहम्मद इस्माइल साहब का है, दूसरा संशोधन ZH लारी जी का है। यूट्यूब और जूम वाले दोनों नाम सुन लीजिएगा, ZH लारी और मोहम्मद इस्माइल साहब। क्या है मोहम्मद इस्माइल साहब का संशोधन, जरा देखिएगा। श्रीमान, मुझे आपको धन्यवाद देना है कि आपने मुझे तथा मेरे मित्रों को सभा के समक्ष एक महत्वपूर्ण प्रश्न रखने का अवसर दिया है, जिसमें अल्पसंख्यकों को केवल मुसलमानों को ही नहीं वरन अन्य अल्पसंख्यकों को भी अत्यंत दिलचस्पी है। मैं सर्वप्रथम संशोधन को पेश करता हूं जो मेरे नाम तथा मेरे मित्रों के नाम से है। श्रीमान, मैं प्रस्ताव करता हूं, क्या प्रस्ताव करता हूं कि प्रस्ताव की दूसरी कंडिका की उपकंडिका 1 को हटा दिया जाए तथा उपकंडिका 2 की संख्या बदलकर उपकंडिका 1 कर दिया जाए। इस प्रकार मेरे अनुसार ये इस तरह से हो जाएगी। क्या हो जाएगी, जरा सुनिए उनका प्रस्ताव कि देश के केंद्रीय और प्रांतीय विधान मंडलों में मुसलमानों तथा अन्य अल्पसंख्यक संप्रदायों के लिए जनसंख्या के आधार पर स्थानों के आरक्षण के सिद्धांत की परिपुष्टि की जाए तथा उसे जारी रखा जाए।
मोहम्मद इस्माइल साहब ये कह रहे हैं कि संसद और राज्य विधानमंडलों में मुसलमानों तथा अन्य संप्रदायों के लिए आरक्षण की व्यवस्था जारी रखा जाए, ये मेरा संशोधन है। फिर वो कह रहे और इस संदर्भ में इस सभा द्वारा पहले किए गए किसी विनिश्चय के होते हुए भी संविधान के मसौदे के भाग 14 को तथा किसी अन्य संबंधित अनुच्छेद को इस प्रकार संशोधित किया जाए कि ये पक्का हो जाए कि उपरोक्त उपखंड 2 के अनुसार आरक्षित स्थान उसी संप्रदाय के लोगों से भरे जाएंगे जो कि उसी अल्पसंख्यक जाति के मतदाताओं के निर्वाचन मंडलों द्वारा चुना जाए। कुल मिलाकर मोहम्मद इस्माइल साहब का ये जो प्रस्ताव है, संशोधन का प्रस्ताव है, एक तरह से पृथक निर्वाचन प्रणाली जो कि 1909 में अंग्रेजों के समय मार्ले मिंटो अधिनियम से लागू की गई है, उस व्यवस्था को वो जारी रखने की बात कह रहे हैं। इस प्रकार का संशोधन मोहम्मद इस्माइल साहब लेकर आए हैं। प्रस्ताव रखते ही जसपत राय कपूर साहब, श्रीमान मैंने नियम 32 को ध्यान में रखते हुए इस संशोधन के भाग ख के खंड 3 को पेश करने पर आपत्ति की थी। हमने पहले ही एक बार यह निश्चय किया था कि संयुक्त निर्वाचक मंडल होंगे और पृथक निर्वाचक मंडल नहीं होंगे। मेरा यह निवेदन है कि इस विनिश्चय को तब तक पुनर्विचार नहीं किया जा सकता जब तक कि आज उपस्थित 25% सदस्य इस पर सहमत नहीं हो। अब जसवंत राय कपूर साहब एक ऑब्जेक्शन लगा रहे हैं। वो कह रहे हैं सर, हमने जब पहले से ही कह दिया कि इलेक्शन का जो मेथड है वो संयुक्त निर्वाचक मंडल होगा जैसा अभी होता है, पृथक निर्वाचन मंडल नहीं होगा, पृथक निर्वाचन प्रणाली नहीं होगी। जब हमने ये निश्चय कर लिया है तो आप उसके ऊपर वापस कैसे संशोधन रखवा रहे हो? संशोधन तभी रखवाए जा सकते हैं जब उपस्थित मेंबर का 25% लोग ऐसा चाहते हैं। तो आपने उपस्थित लोगों के 25% को तो पूछा ही नहीं, आप ये संशोधन कैसे रखवा सकते हो? ऐसा प्रश्न कर रहे हैं जसपत राय कपूर साहब। इस्माइल साहब क्या बोल रहे हैं? श्रीमान निवेदन है कि अल्पसंख्यकों के समस्त प्रश्नों पर वास्तव में हमारे समक्ष पेश की गई रिपोर्ट तथा प्रस्ताव में पुनर्विचार आरंभ हो गया है। अतः मेरा संशोधन उस सुझाव का केवल समुचित भाग ही है जिसने कि समूचे प्रश्न को उठा दिया है। जब सभा के विनिश्चय का उस भाग पर जो अल्पसंख्यकों के स्थानों के आरक्षण के संदर्भ में है पुनर्विचार आरंभ हो गया है, तो दूसरे भाग पर भी पुनर्विचार आरंभ हो सकता है। ऐसा इस्माइल साहब अपनी बात को रखते हुए कह रहे हैं। फिर अध्यक्ष साहब कह रहे हैं रुकिए, पहले क्या जसपत राय कपूर साहब ने जो ऑब्जेक्शन लगाया है, जो औचित्य प्रश्न उठाया है, पहले मैं उस औचित्य प्रश्न का जवाब दे दूं, फिर इस्माइल साहब आप अपनी बात को रख लेना। अध्यक्ष साहब कह रहे हैं कोई सदस्य है जो इस औचित्य प्रश्न पर कुछ कहना चाहता है जो जसपत राय कपूर साहब ने लगाया? तो ZH लारी साहब आ रहे हैं। वो कह रहे हैं अध्यक्ष महोदय, माननीय सरदार पटेल द्वारा पेश किए गए प्रस्ताव का उद्देश्य अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व और उनके राजनीतिक आरक्षण के प्रश्न को पुनः उठाना है। एक बार विधानमंडल में अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व का प्रश्न पुनः उठ जाता है तो केवल आरक्षण के हटाने का प्रश्न ही नहीं, प्रस्तुत सारे संबंध विषय अवश्य में ऊपर उठ जाते। अब वो कह रहे हैं ZH लारी साहब कि जसपत राय कपूर साहब का ऑब्जेक्शन सही नहीं है। इस्माइल साहब जो बात कह रहे हैं वो ठीक है, क्योंकि जब सरदार वल्लभ भाई पटेल साहब ये जो रिपोर्ट रख रहे हैं, इस रिपोर्ट को रख रहे हैं तो वो सारे इश्यूज आ जाते हैं जो अल्पसंख्यकों से संबंधित है, इसलिए उनको अपना प्रस्ताव रखने दिया जाए। ये औचित्य प्रश्न ठीक नहीं है, ऐसा लारी साहब कह रहे हैं। इसके बाद में बालकृष्ण शर्मा जी बोल रहे हैं श्रीमान, एक बात की और मैं आपका ध्यान आकृष्ट कर सकता हूं। 27 अगस्त 1947 को श्री पोकर ने निम्न रूप में एक संशोधन पेश किया था। अल्पसंख्यक मूल अधिकार संबंधी परामर्शदात्री समिति के प्रतिवेदन पर जो अल्पसंख्यकों के अधिकारों के विषय में था, विचार करने पर संविधान सभा का यह अधिवेशन निश्चय करता है कि केंद्रीय और प्रांतीय विधान मंडलों के समस्त चुनाव जहां तक मुसलमानों का संबंध है पृथक निर्वाचन मंडल के आधार पर होने चाहिए। सभा ने इस विशिष्ट प्रस्ताव को रद्द कर दिया था। अब बालकृष्ण शर्मा जी ये कह रहे हैं कि 27 अगस्त 1947 को ऐसा ही एक कुछ प्रस्ताव पोकर साहब ने रखा था और संविधान सभा ने उसको रद्द कर दिया था। रद्द कर दिया, निर्णय हो चुका है, तो वापस ऐसे विषय पर निर्णय लेने या ऐसे विषय पर डिस्कशन करने की बात कहां आ जाती है। महावीर त्यागी जी क्या कह रहे हैं? श्रीमान, इस औचित्य प्रश्न पर मैं उन बातों से सहमत हूं जो श्री लारी ने कही है। श्रीमान, मेरा ख्याल है कि इस प्रतिवेदन पर विचार करने में हम उन विनिश्चयों को बदल रहे हैं
जो कि हम पहले ही कर चुके हैं। मेरे माननीय मित्र श्री कपूर ने जो औचित्य प्रश्न उठाया वह सरदार पटेल के प्रस्ताव पर भी उतना ही लागू होता है जितना कि श्री इस्माइल के संशोधन पर लागू होता है। अब महावीर त्यागी जी कुछ अलग बात कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जब एक बार किसी विषय पर निर्णय हो जाता है तो उस विषय को वापस नहीं उठाया जा सकता। मैं ये मानता हूं, और उस विषय को तब ही वापस उठाया जा सकता है जब संविधान सभा के उपस्थित मेंबर का 1/4 इस संदर्भ में मतदान करे। कि अगर ये नियम है तो ये नियम तो सरदार वल्लभ भाई पटेल के ऊपर भी लागू होना चाहिए। जब हमने एक बार ये निर्णय ले लिया कि पृथक निर्वाचन प्रणाली होनी चाहिए, तो अब आप ये क्यों कह रहे हो कि पृथक निर्वाचन प्रणाली नहीं होनी चाहिए? क्या ये बात सरदार वल्लभ भाई पटेल के ऊपर लागू नहीं होगी, ऐसा महावीर त्यागी जी कह रहे हैं। इसके बाद में प्रोफेसर सिब्बल लाल सक्सेना जी, जो कि संयुक्त प्रांत से हैं, वो क्या कह रहे हैं? श्रीमान, अभी जो संशोधन पेश हुआ है वह तो प्रस्ताव का पूर्ण निराकरण ही है, और मैं आपका निर्णय चाहता हूं कि क्या यह संशोधन के रूप में पेश हो भी सकता है। अब प्रोफेसर सिब्बल लाल सक्सेना जी भी बड़े जबरदस्त विद्वान पुरुष है। वो कह रहे हैं कि साहब, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जो प्रस्ताव रखा, उस प्रस्ताव पर जो प्रस्ताव इस्माइल साहब ने रखा, वो तो पटेल के प्रस्ताव को ही खारिज करता है। तो मैं पहले आपसे यह निर्णय चाहता हूं, क्या ऐसा हो सकता है क्या कि जो प्रस्ताव रखा गया है उस पर जो संशोधन प्रस्ताव आया वो पूरी तरह से एक दूसरे के विपरीत, तो ऐसा हो सकता है क्या? तो इस्माइल साहब क्या कह रहे हैं? श्रीमान, मेरा निवेदन है कि जब सभा ने माननीय सरदार पटेल को इस प्रस्ताव को रखने की अनुमति दे दी तो मेरे विचार में इसने मेरे संशोधन के लिए भी अनुमति दे दी। जब पटेल साहब को अनुमति मिल सकती है तो मुझे भी अनुमति मिल सकती है, क्योंकि सरदार के प्रस्ताव में ऐसे प्रश्नों को पुनः उठाया गया है जिस पर पहले सभा निश्चय कर चुकी है। वाह, बहुत गजब की बात कही कि सरदार पटेल साहब ने भी एक ऐसे बात को रखा है जिस पर पहले निर्णय हो चुका है। मैं भी तो वही बात कह रहा हूं कि जिस पर पहले निर्णय हो चुका है उस पर मैं भी तो वापस डिस्कशन कराना चाहता हूं। तो सरदार पटेल के पक्ष में अगर वोटिंग हो सकती है तो फिर मेरे पक्ष में भी हो गई, ये ऐसा वो कहना चाह रहे हैं। इसके बाद में अध्यक्ष आप क्या कह रहे हैं? इस प्रस्ताव के संबंध में 2 औचित्य प्रश्न उठाए गए। पहला ये कि पृथक निर्वाचक मंडल के प्रश्नों पर सभा पहले ही निर्णय कर चुकी है और यह प्रश्न दोबारा नहीं उठाया जा सकता जब तक कि 1/4 सदस्य इस पर सहमत ना हो जाए। दूसरा प्रश्न जो सिब्बल लाल सक्सेना ने उठाया है वह यह है कि जो संशोधन पेश करने के लिए प्रयत्न किया जा रहा है वो मूल प्रस्ताव को नकारात्मक करता है, तो उसको संशोधन माना ही नहीं जाना चाहिए। अब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के सामने 2 प्रश्न खड़े हो गए हैं। पहला प्रश्न, एक बार निर्णय हो चुका है तो उससे संबंधित वापस विषय तब तक नहीं उठाया जा सकता जबकि सभा के उपस्थित सदस्यों का 1/4 इसके समर्थन में वोटिंग ना कर दें। दूसरा प्रश्न, सरदार पटेल ने जो संशोधन रखा है उसका खत्म करने के बारे में इस्माइल साहब का प्रस्ताव है, संशोधन है, तो क्या रखने की परमिशन दी जा सकती है? ये 2 औचित्य प्रश्न खड़े हुए हैं। अब जवाब दे रहे हैं राजेंद्र प्रसाद जी। पहले प्रश्न पर मेरा ख्याल है उस समय सभा के समक्ष जो प्रस्ताव था उस पर श्री पोकर ने एक प्रस्ताव या उसी तरह की कोई चीज पेश की थी और उनको रद्द करके सभा ने प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया था। उस समय स्वीकृत प्रस्ताव पर पुनर्विचार करने का प्रस्ताव आज पेश हो रहा है। अतः किसी संशोधन या ऐसी कोई चीज पर भी जो मूल प्रस्ताव पर संशोधन के रूप में हो, वाद विवाद हो सकता है। इसलिए मेरा यह निर्णय है कि पहला औचित्य प्रश्न उठाया गया वो सिद्ध नहीं होता है और संशोधन नियमित है, कोई प्रॉब्लम नहीं। दूसरा, जहां तक दूसरे औचित्य प्रश्न का संबंध है, मेरे विचार से यह संशोधन नकारात्मक नहीं है क्योंकि स्वयं संशोधन में ही दूसरा एक उपाय सुझाया गया है और इसलिए वह नकारात्मक नहीं है। मेरा निर्णय यह है कि दूसरा औचित्य प्रश्न भी सिद्ध नहीं होता है, इसलिए दोनों चीजें होगी, ऐसा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी कह रहे हैं। इसके बाद में इस्माइल साहब बोल रहे हैं, अध्यक्ष महोदय, मैं ये कह रहा था कि जब परामर्शदात्री समिति वेस्ट बंगाल और पूर्वी पंजाब के प्रश्न पर विचार करने के लिए नियुक्त की गई थी, विशिष्ट उप समिति की सिफारिशों पर विचार कर रही थी, तब उसने सभी प्रांतों के अल्पसंख्यकों के समस्त प्रश्न को फिर उठा दिया। जैसा मैंने कहा, मुझे समिति की इस कार्रवाई पर जरा भी आपत्ति नहीं है। मैं केवल यही चाहता हूं कि अल्पसंख्यकों तथा उनके राजनीतिक आरक्षण का समूचा प्रश्न एक बार पुनः सभा के समक्ष रखने दिया जाए, ऐसा मोहम्मद इस्माइल साहब कह रहे हैं और इस प्रकार से उनका प्रश्न आ चुका है संविधान सभा में।
मोहम्मद इस्माइल साहब इसके पक्ष में बहुत सारे तर्क दे रहे हैं, अलग अलग देशों के उदाहरण दे रहे हैं कि किन किन देशों में किस प्रकार की व्यवस्था है। वो यहां तक भी कह रहे हैं, जरा देख लीजिएगा, मैं बता देता हूं। श्रीमान, यूरोप के अन्य देशों में अल्पसंख्यकों के लिए विशेष व्यवस्था की गई है, जैसे पोलैंड में, युगोस्लाविया में, बुल्गारिया में, अल्बानिया में, यूनान, तुर्की आदि देशों में ऐसा किया गया है। तो एम अनंत शामनम आयंगर साहब एक प्रश्न पूछ रहे हैं कि क्या वहां पृथक निर्वाचक मंडल है? इस्माइल साहब जैसे दुनिया के अलग अलग देशों का एग्जाम्पल दे रहे हैं, तो एम अनंत शामनम आयंगर साहब कह रहे हैं पहले तो मुझे यह बताओ वहां क्या पृथक निर्वाचक मंडल है? क्या वहां पर पृथक निर्वाचक मंडल है क्या? वो ऐसा प्रश्न पूछ रहे हैं। तो इस्माइल साहब क्या करें, अल्बानिया में, उस छोटे से देश में, केवल 10 लाख की जनसंख्या वाले देश में, थोड़ी सी जनसंख्या के छोटे से देश में उन्होंने अल्पसंख्यकों के लिए एक प्रकार का पृथक निर्वाचक मंडल की पद्धति को स्वीकार कर लिया है। वहां भी उन्हें यह आशंका नहीं है कि पृथक निर्वाचक मंडल से देश और भी छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ जाएगा। उन्होंने सोचा कि अल्पसंख्यकों के लिए ऐसा करना स्वाभाविक होगा। अन्य देशों में पृथक निर्वाचक मंडल का प्रश्न नहीं उठा, पर अल्पसंख्यकों ने जो भी संरक्षण मांगे उन्हें मिल गए हैं, ऐसा मोहम्मद इस्माइल साहब कह रहे हैं। वो कह रहे हैं ये मुख्य बात है, उन्हें वो संरक्षण मिल गए जिनकी उन्हें देशों की स्थिति के अनुसार आवश्यकता थी। हमारे देश में यहाँ जो स्थितियां हैं उसके अंतर्गत पृथक निर्वाचक मंडल से ही अल्पसंख्यकों को संतोष हो सकता है और इसी से वे अन्य जातियों के साथ समानता का पद प्राप्त कर सकता है। यही कारण है कि इस देश में हम पृथक निर्वाचक मंडल के लिए प्रयत्न कर रहे हैं, ऐसा मोहम्मद इस्माइल साहब कह रहे हैं। वो दुनिया के देशों का उदाहरण दे रहे हैं कि अलग अलग जगह पर अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण के लिए क्या क्या प्रावधान कर रखा है। तो इस प्रकार की बातें संविधान सभा में आज चल रही है, वो एक एक करके आपके सामने स्टेप बाय स्टेप रखी जा रही है। दुनिया के अलग अलग देशों में क्या सिस्टम है अल्पसंख्यकों के लिए। फिर वो आगे क्या कह रहे हैं, श्रीमान, विधान मंडलों में अनुसूचित जातियों को स्थानों के आरक्षण का प्रावधान किया गया, ये ठीक ही किया गया। मोहम्मद इस्माइल साहब कह रहे हैं कि आपने एससी के लिए आरक्षण का प्रावधान किया है संसद में, वो आगे कह रहे हैं ये ठीक ही किया है, वे इसके योग्य हैं, वे युगों से कई कठिनाइयों तथा दमन के शिकार होते रहे, इसलिए जब हम स्वतंत्रता के संसार में प्रवेश कर रहे हैं तो ये ठीक ही है कि उन्हें भी संसार के समक्ष आने की और इच्छा अनुसार कुछ कहने की स्वतंत्रता दी जाए। अतः श्रीमान, इस समिति ने अनुसूचित जातियों के लिए स्थान आरक्षण बनाए रखने की सिफारिश करके उचित ही कार्य किया है, किंतु बहुसंख्यक संप्रदाय की ओर से यह कहा जाता है कि वे उसी संप्रदाय के अंग हैं, वे उसी संस्कृति और धर्म के उपासक हैं और उसी मूल वंश के हैं। फिर भी श्रीमान, ये उचित समझा गया कि उन्हें स्थानों का आरक्षण का पृथक संरक्षण प्रदान किया जाए। श्रीमान, जब ये न्यायपूर्ण है तो क्या अन्य संप्रदाय के संदर्भ में जो कि बहुसंख्यक दल से स्वीकृति रूपेण भिन्न है, ये और भी अधिक न्यायोचित नहीं है? वो ये कह रहे हैं कि जब एससी के लिए आप प्रावधान कर रहे हो, क्यों कर रहे हो? क्योंकि वो शोषित रहे हैं। क्यों कर रहे हो? क्योंकि वो दमित रहे। तो जब शोषित रहे हैं, दमित रहे हैं, उनके लिए आप जब प्रावधान कर रहे हो तो हम अल्पसंख्यकों के लिए आप प्रावधान क्यों नहीं कर रहे हो? अल्पसंख्यकों के लिए भी आरक्षण का प्रावधान करना न्यायोचित हो, ऐसा वो कह रहे हैं। श्रीमान, यह दिखाई दे सकता है कि यह कार्य प्रति हिंसा की भावना पर आधारित है, पर कुभावना या प्रति हिंसा की कोई भी व्यवस्था चिरस्थायी नहीं हो सकती। फिर वो कह रहे हैं, श्रीमान, ऐसे मामलों में अपनी शिकायत कैसे पेश कर सकते हैं यदि उनका कोई प्रतिनिधि ही नहीं हो? तब फिर यह कह दिया जाता है कि मुसलमानों द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि केवल मुसलमानों का ही प्रतिनिधित्व करेंगे। ये सांप्रदायिक निर्वाचन हो गए हैं, इसलिए ये सब चीजें ही सांप्रदायिकता से रंगी हुई है। यदि संप्रदायवाद से आपका आशय पृथकता है, अब कट्टरता या ऐसी कोई अन्य वस्तु, तो हाँ, मुसलमान ये नहीं चाहते। यदि यही कहना सांप्रदायिकता है कि मैं मुसलमान हूं या मैं ईसाई हूं, तो मेरे पास इसका कोई इलाज नहीं है। किसी संप्रदाय के पास इसका क्या इलाज है कि वो मुसलमान संप्रदाय से है या ईसाई संप्रदाय से? अल्पसंख्यक संप्रदाय के लिए सदा बहुसंख्यक जाति की अप्रसन्नता या आलोचना सहना कोई खेल नहीं है। वे भी उतने ही शांति से रहना चाहते हैं जितना कि जनता का कोई अन्य वर्ग चाहता है, किंतु फिर भी इस संरक्षण पद्धति पर और पृथक निर्वाचन की पद्धति पर और स्थानों के आरक्षण पर क्यों हट ठानते हैं? क्या वे जानते हैं कि केवल इसी प्रकार वे अन्य लोगों के पास जा सकते हैं, वास्तव में उनके पास पहुंच सकते हैं और इस प्रकार उस सामंजस्य को स्थापित कर सकते हैं जिसके लिए वे प्रतिज्ञाबद्ध हैं? ऐसा इस्माइल साहब अपनी बात को रखते हुए कह रहे हैं। फिर वो कह रहे हैं कि रिपोर्ट जो पेश कर रहे हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल साहब, उस रिपोर्ट में एक लाइन लिखी हुई है, उस लाइन का वो हवाला दे रहे हैं।
वो हवाला क्या दे रहे हैं कि क्या लाइन लिखी हुई है कि प्रतिवेदन की एक दूसरी बात है जिसमें लिखा, क्या लिखा हुआ है, यद्यपि पृथक निर्वाचक मंडलों की समाप्ति से राजनीति में बहुत सा विष निकल गया है। एक्चुअली में सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली से देश को जिस दर्द का सामना करना पड़ा और इसकी वजह से भारत का जो विभाजन हुआ, उसके फलस्वरूप सरदार वल्लभ भाई पटेल साहब की ये जो रिपोर्ट है, इस रिपोर्ट में एक लाइन लिखी हुई है कि पृथक निर्वाचन प्रणाली को समाप्त करने से देश में जो जहर फैला हुआ था वो जहर भी समाप्त हो गया। ऐसा बोल ही रहे होते हैं जितने में बी दास, जो कि उड़ीसा से संविधान सभा के मेंबर है, वो क्या कह रहे हैं, क्या वक्ताओं के लिए कोई समय की सीमा है क्या? हमें वाद विवाद आज समाप्त करना है। यदि एक ही सदस्य को आप आधा घंटा का टाइम दे देंगे तो बहुत से सदस्य और भी बोलने को आतुर है। तो अध्यक्ष साहब कह रहे हैं, अरे क्योंकि ये प्रमुख संशोधन है अतः मैंने वक्ता को रोका नहीं है, उनको बोलने दीजिए, ऐसा अध्यक्ष साहब कह रहे हैं। इस्माइल साहब वापस बोल रहे हैं, शायद ये अंतिम अवसर है कि मैं इस महत्वपूर्ण और आवश्यक प्रश्न पर अल्पसंख्यकों की ओर से बोल रहा हूं। अतः ऐसा बोल ही रहे होते हैं कि आर के सिद्धवा जी आ जाते हैं। वो कह रहे हैं अन्य सदस्य भी हैं जो बोलने के लिए आतुर है, ये तो पहले ही बहुत समय ले चुके हैं। आर के सिद्धवा जी कह रहे इनका तो समय बहुत हो चुका है, ये पहले ही बहुत सारा समय ले चुके हैं, और भी मेंबर्स को तो बोलना है। तो जैसे वो बोल रहे हैं, तो जैसे सिद्धवा जी ने बात कही तो बाधाएं उत्पन्न हुई। एक माननीय सदस्य बोले उन्हें अपनी स्थिति स्पष्ट करने के लिए समय मिलना चाहिए, फिर बाधाएं उत्पन्न हुई। मतलब संविधान सभा में भी थोड़ा थोड़ा हंगामा होता था। अध्यक्ष साहब कह रहे अरे इसीलिए तो मैंने समय दिया है भाई। इसके बाद इस्माइल साहब वापस बोल रहे हैं, आपने मुझे जो छूट दी है उसके लिए मैं आपका कृतज्ञ हूं। इस विषय के लिए 2 घंटे भी ज्यादा नहीं होंगे मेरे लिए। मैं प्रतिवेदन में से एक और कथन का उदाहरण दे रहा हूं, यद्यपि पृथक निर्वाचन मंडलों की समाप्ति से राजनीति में बहुत सा विष समाप्त हो गया, फिर भी धार्मिक संप्रदायों के लिए स्थानों के आरक्षण से यह अनुभव किया गया कुछ हद तक पार्थक्य उत्पन्न होता है। श्रीमान, पृथक निर्वाचन मंडलों को समाप्त किया गया, हम अभी तक पृथक निर्वाचन मंडलों के अंतर्गत है। जैसा कि मैं कह चुका हूं, यहाँ हम सब सदस्य पृथक निर्वाचन मंडल के अधीन ही चुनकर आए। वो इस्माइल साहब कह रहे हैं कि भाई हम सब जो चुनकर आए हैं ना संविधान सभा में, वो भी हम पृथक निर्वाचन मंडल से ही चुनकर आए हैं, और हम पृथक निर्वाचन मंडल को समाप्त कर रहे हैं जबकि वो होना चाहिए, ऐसा वो कह रहे हैं। और इस प्रकार से अपनी बात कहकर वो कह रहे हैं कि श्रीमान अब मैं मेरा अपना यह संशोधन मैंने पेश कर दिया है। इसके बाद में अध्यक्ष साहब ने श्री लारी को बुलाया, लारी यानी ZH लारी, और लारी को बुलाया और कहा कि आप अपना संशोधन रखिए क्योंकि इस्माइल साहब तो अपना संशोधन रख चुके हैं। और लारी जी को कह दिया कि आप 10 मिनट में अपनी बात को खत्म करिए। लारी साहब क्या कह रहे हैं, अध्यक्ष महोदय, अल्पसंख्यक संबंधी परामर्श समिति द्वारा नियुक्त विशिष्ट उप समिति के निर्णय से मैं अपनी शुद्ध सहमति प्रकट करता हूं। उन्हीं के शब्दों में कहा जा सकता है कि वह निर्णय ऐसा है कि संविधान में ऐसा कोई उपबंध नहीं होना चाहिए जिसका प्रभाव यह हो कि लोगों का कोई वर्ग सार्वजनिक जीवन की मुख्य धारा से अलग हो जाए। वो कह रहे हैं मैं बड़ा समर्थन तो करता हूं, लेकिन बात यह है वो कि ये कह रहे हैं कि संविधान में ऐसा कोई उपबंध नहीं होना चाहिए जिसका प्रभाव लोगों का कोई वर्ग सार्वजनिक जीवन की मुख्य धारा से अलग हो जाए। वो रिपोर्ट की एक लाइन को रखते हुए कह रहे हैं। तजमुल हुसैन साहब क्या कह रहे हैं, माननीय सदस्य ने अपना संशोधन पेश नहीं किया, पहले आप अपना संशोधन पेश करो, इसके बाद में बात रखना। तो लारी साहब कह रहे हैं अरे संसदीय व्यवहार को मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि किस तरह से बातों को रखा जाता है, मैं इसे पेश करूंगा, थोड़ा धैर्य रखिए। अल्पसंख्यकों को ऐसे संरक्षण मांगने चाहिए जो इस इच्छा से संगत हो, जिनका उद्देश्य ये हो कि उन्हें देश के शासन में सम्मानपूर्वक स्थान मिले, पृथक उदासीन वर्ग के रूप में नहीं वरन समस्त जीवित राष्ट्र के अंग के रूप में। मैं अब इससे संतुष्ट नहीं हूं कि कुछ मामलों में मुस्लिम वकीलों को भेज दिया जाए। मेरी ये इच्छा है कि मेरे प्रतिनिधि की, चाहे वो मुस्लिम हो हिंदू हो, देश के शासन में प्रभावी आवाज हो। मामले को उस दृष्टिकोण से देखते हुए मैं पृथक निर्वाचक मंडलों के बिल्कुल विरुद्ध हूं। लारी साहब ने साफ साफ कह दिया मैं पृथक निर्वाचक मंडल के विरुद्ध में हूं। ये देखिए लारी साहब कह रहे हैं मैं पृथक निर्वाचन मंडलों के बिल्कुल विरुद्ध हूं और मैं विधान मंडल में स्थान के आरक्षण का पक्षपाती भी नहीं हूं। मैं ये भी नहीं चाहता हूं कि विधान मंडल में आरक्षण का प्रावधान भी इन अल्पसंख्यकों के लिए किया जाए। पहली बात तो बिल्कुल खतरनाक है और दूसरा प्रभावहीन है और उसमें प्राथमिकता की कालीमा है। किंतु मैं नकारात्मक उपायों से संतुष्ट नहीं हूं। ये कहना पर्याप्त नहीं है कि रक्षण समाप्त होने चाहिए।
ये संकीर्णता है, पृथक निर्वाचक मंडल बुरे हैं। अल्पसंख्यकों के राजनीतिक अधिकारों का समुचित मान्यता देने के लिए क्रियात्मक उपाय होने चाहिए। मैं चाहता हूं कि ये माननीय सदन इस प्रश्न पर उन कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए विचार करें जो स्विट्जरलैंड अथवा आयरलैंड जैसे पंथ निरपेक्ष जनतंत्रात्मक राज्यों में अल्पसंख्यकों के लिए उत्पन्न हुई थी और वहां जो उपचार खोजे गए थे, ढूंढे निकाले गए थे, उस पर हम विचार करें। वो उन्होंने साफ कह दिया, लारी साहब ने, मैं पृथक निर्वाचक मंडल नहीं चाहता हूं। लारी साहब ने यह भी कह दिया, मुझे संसद में किसी भी प्रकार का आरक्षण पसंद नहीं है, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि अल्पसंख्यकों के हितों के लिए समुचित प्रावधान किए जाए। और वो एग्जाम्पल देते हैं जैसे स्विट्जरलैंड में किया गया, उस प्रकार के प्रावधान किए जाए। श्रीमान और श्री तजमुल हुसैन अब संतुष्ट हो जाएंगे। क्या संतुष्ट हो जाएंगे? उनका क्या प्रस्ताव है जरा देखिएगा, क्योंकि तजमुल हुसैन साहब ने कहा आप बात मत करो, अपनी पहला संशोधन रखो। तो उनको भी गुस्सा आ गया लारी साहब को कि यार मैं भी जानता हूं संसदीय नियमों को कि पहले संशोधन रखना चाहिए, मैं आ रहा हूं ना, थोड़ा धैर्य तो रखिए, ऐसा वो कह रहे हैं। तो इस प्रकार की बातें हो रही है। अब लारी साहब का क्या संशोधन है जरा देखिएगा। लारी साहब, प्रस्ताव की द्वितीय कंडिका की उपकंडिका 1 में द प्रोविजन ऑफ इन शब्दों के पश्चात आर्टिकल 67 एंड शब्द रख दिए जाए। अभी इसका क्या फर्क पड़ेगा बताऊंगा। कि प्रस्ताव की दूसरी कंडिका की उपकंडिका 1 में इन द सैड रिपोर्ट इन शब्दों के पश्चात विद द एडिशन दैट इलेक्शन बी हेल्ड अंडर द सिस्टम ऑफ cumulative votes in multi-members constituency and the modification that no seat be reserved for the scheduled caste। लीजिए, लारी साहब संशोधन लेकर आए और उस संशोधन में कहा कि शेड्यूल कास्ट के लिए कोई सीट रिजर्व नहीं की जाएगी। यह भी मेरा एक संशोधन है, उसको रख दीजिए। लारी साहब शेड्यूल कास्ट के रिजर्वेशन के भी खिलाफ में है। उन्होंने कहा मैं किसी भी प्रकार का रिजर्वेशन संसद में तो चाहता ही नहीं हूं और पृथक निर्वाचक मंडल को तो मैं बिल्कुल ही खतरनाक कॉन्सेप्ट मानता हूं। लेकिन लारी साहब कह रहे हैं एससी के लिए भी रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए। आगे क्या कह रहे हैं? और कह रहे हैं प्रस्ताव की दूसरी कंडिका की उपकंडिका 2 हटा दी जाए। अब वो क्लियर कर रहे हैं। मेरे संशोधन का यही आशय है कि बहु सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र होने चाहिए। 2, 3 या 4 क्षेत्र हो सकते हैं, जो भी संसद निश्चित करे इसका परिणाम। अच्छा, बहु सदस्यीय क्या होता है भाई? बहु सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र क्या होते हैं? एक मैं भेजता हूं आपको, टीम को भेजना पड़ेगा। एक आर्टिकल छपा था अभी इलेक्शन में दौरान, और वो आर्टिकल पर मेरी एक टिप्पणी भी थी। मैं चाहता हूं कि आपको मालूम होना चाहिए, क्योंकि मेरा प्रश्न है आपसे कि बहुसदस्यीय चुनाव क्या होते हैं। तो आपका जवाब अभी आया नहीं। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम एक मेरे भाई कह रहे हैं। अभी देखते हैं मेरी न्यूज़ कब छपी थी, उस पर कमेंट आया था। एक्चुअली में हमारे पहले जो लोकसभा का जो चुनाव हुआ था, उस पहले लोकसभा के चुनाव में कुछ सीटें ऐसी थी जहां से 3 लोग चुनाव जीते। कुछ सीटें ऐसी थी जहां से 3 लोग चुनाव जीते। बहुत सारी सीटें ऐसी थी जहां से 2 लोग चुनाव जीते। आप समझ रहे हैं? बहुत सारी सीटें ऐसी थी जहां से 2 लोग चुनाव जीते। रुकिए, वो आर्टिकल कब छपा है? टेक्निकल टीम एक्टिव हो जाओ भैया। एक मैं भेज रहा हूं आपको, वो इनको दिखाओ। हाँ, ये देखिए, पहली लोकसभा में 86 सीट ऐसी थी, 86 सीट ऐसी थी जहां से 2 लोग चुनकर आए थे भाई। और दूसरी लोकसभा चुनाव में भी इस प्रकार का सिस्टम था। 86 सीट्स ऐसी थी जहां से 2 लोग चुनाव जीत कर आए। ये भेजिए टेक्निकल टीम, इनको शेयर कीजिए, स्क्रीन शेयर कीजिए इनको, मैं भेजता हूं आपको। ये उसी की बात कर रहे हैं, ये इनको शेयर कीजिए। यस, हाँ, एक ही निर्वाचन क्षेत्र से एक से अधिक सदस्यों का निर्वाचन। यस, ऐसा था। पहले लोकसभा चुनाव में 86 सीट्स ऐसी थी जहां से 2-2 लोग चुनाव जीत कर आए थे। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? ये बात आपको मालूम होनी चाहिए, इनको शेयर कीजिए। हाँ, देखिए आप, पहली लोकसभा में 86 सीटों व दूसरी में 90 सीटों पर चुने गए थे 2-2 सांसद। फिर देखिए, जनता के विरोध के बाद तीसरी लोकसभा के 1962 के चुनाव में इस व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया। पहली लोकसभा में ट्रिपल सीट भी थी। 1962 में तीसरी लोकसभा में यह व्यवस्था समाप्त की गई।
दूसरी लोकसभा में राजस्थान से 4 सीटों पर चुने गए थे 2-2 सांसद। क्यों चुने गए थे 2-2 सांसद, इसका जवाब भी है। आरक्षित वर्ग को पर्याप्त प्रतिनिधित्व देने के उद्देश्य से पहले और दूसरे लोकसभा चुनाव में कुछ सीटों पर 2-2 सांसद चुने गए थे। इनमें से एक सामान्य वर्ग का सांसद बनता था, दूसरा आरक्षित वर्ग का। और उस पर कमेंट भी देख लीजिए, आपके भाई के कमेंट भी लिखे हुए नीचे। यस, न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए भाई। हाँ, न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए। उसी की बात कर रहे हैं लारी साहब। ये राजस्थान पत्रिका में छपी थी एक्चुअली में खबर। कैसी लगी? आश्चर्यजनक है कि नहीं है? पहले लोकसभा चुनाव में 86 सीट्स पर 2-2 लोग चुनकर आए थे। यस, एक सामान्य वर्ग का और एक आरक्षित वर्ग का, ऐसा सिस्टम था। चलिए, तो लारी साहब ने संशोधन रख दिया, ये बात भी आपको मालूम होनी चाहिए। लारी साहब के संशोधन के बाद में अब संविधान सभा के अन्य जो मेंबर है वो अपनी बात को रखेंगे। लारी साहब एक्चुअली में अपनी बात को रखते रखते दुनिया के अलग अलग देशों का एग्जाम्पल भी देंगे कि किस तरह से दुनिया में सिस्टम है, अलग अलग देशों में क्या सिस्टम है। वो कुछ देशों का एग्जाम्पल दे रहे हैं। जैसा कि उन्होंने कहा कि जहां ऐसी परिस्थिति थी, जहां आंदोलन के फलस्वरूप विभाजन हुआ, जहां एक भाग में आनुपातिक प्रतिनिधित्व को लागू करने का प्रयास किया गया, दूसरे भाग में उसका परित्याग कर दिया गया, क्या हमारे लिए बुद्धिमानी नहीं होगी कि हम इस अनुभव से लाभ उठाएं जो हमारे देश में सामान्य है? ऐसा जब बात कह रहे होते हैं, आयरलैंड का वो एग्जाम्पल देते हैं, तो लक्ष्मीकांत मैत्र उनसे एक प्रश्न पूछते हैं कि आप जिस आयरलैंड का एग्जाम्पल दे रहे हो, जरा बताओ तो उसकी जनसंख्या कितनी है? तो लारी साहब कह रहे हैं, आपको जनसंख्या से मतलब है या सिद्धांत से? वो एग्जाम्पल दे रहे हैं कि आयरलैंड में ऐसा सिस्टम है, आयरलैंड में ऐसा सिस्टम है। तो लक्ष्मीकांत जी मैत्र वो कह रहे हैं, पहले मुझे बताओ आयरलैंड की जनसंख्या कितनी है? तो लारी साहब कह रहे हैं कि आपको जनसंख्या से मतलब है या सिद्धांत से मतलब है? हमारे मारवाड़ी में एक कहावत है कि लापू मतलब है कि लपालपू मतलब है। जानते हैं आप इसका मतलब क्या है? लापी मतलब लापसी, कि आपको लापसी से मतलब है या लपालप से मतलब है? ऐसा ही वो कहना चाह रहे। वो कह रहे आपको जनसंख्या से मतलब है या सिद्धांत से मतलब है? आप आसानी से आप ईयर बुक देखकर जनसंख्या का पता लगा सकते हैं। फिर इसके बाद में के संतानम साहब कह रहे हैं, क्या आप ये कहते हैं कि अब आयरलैंड में सामूहिक मतदान पद्धति है? तो लारी साहब कह रहे हैं, यहां वहां अनुपातिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था है। एक्चुअली वो अनुपातिक प्रतिनिधित्व की भी बात लारी साहब करना चाहते हैं। इसके बाद में के संतानम साहब कह रहे हैं, आयरलैंड के संविधान के अनुसार कोई मतदाता एक से अधिक मत नहीं दे सकता और मतदान गुट सलाका पद्धति द्वारा होता है। तो लारी साहब कह रहे हैं, आप किस वर्ष की चर्चा कर रहे हैं? तो संतानम साहब कह रहे हैं 1937 की बात मैं कर रहा हूं। तो लारी साहब वापस जवाब दे रहे हैं, यह अशुद्ध है, आप फिर पढ़िए, जो मैं कुछ कहता हूं वो आपको सही मिल जाएगा। राउंड टेबल में इस पर पूरा विचार विमर्श किया गया था, कृपया उसे पढ़िएगा। तो इस प्रकार से वो अलग अलग देशों का जो एग्जाम्पल दे रहे हैं। उसके बाद में संविधान सभा के विभिन्न सदस्यों के बीच में आपस में इस विषय को लेकर बहस हो रही है कि आप भारत में इस प्रकार की पद्धति को क्यों लागू करना चाहते हैं, क्या यह संभव है क्या भारत जैसे देश में? अच्छा, इतनी हंसी क्यों आई लापी और लपालप से? अगर मीणा साहब, डॉक्टर राजेंद्र जी मीणा साहब, हमारे मारवाड़ में लापी का मतलब लापसी होता है। भोजन है, ये एक आइटम है खाने का। तो कह रहे हैं कि आप लापसी खाओ ना, लपालप क्यों कर रहे हो, मतलब बकवास क्यों कर रहे हो? इसका मतलब ये होता है। चलिए, लारी साहब आगे क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं, एक एग्जाम्पल दे रहे हैं संयुक्त प्रांत का। वो कह रहे हैं 10% मुसलमानों की सुगमता से उपेक्षा की जा सकती है। किसी पद्धति का परीक्षण संकट काल में होता है, जबकि आवेश बढ़ जाता है, उस समय नहीं जब सुगमता से सब कार्य चल रहा है। अतः मेरा यह निवेदन है कि आपको इस प्रश्न पर शांति से विचार करना चाहिए कि स्थानों के आरक्षण के अतिरिक्त, पृथक निर्वाचन मंडलों के अतिरिक्त क्या कोई ऐसा उपाय है जिससे अल्पसंख्यकों का, चाहे वे राजनीतिक हो, सामाजिक हो या धार्मिक हो, समुचित अधिकार मिल सकते हैं। लारी साहब कह रहे हैं पृथक निर्वाचक मंडल नहीं चाहिए, आरक्षण नहीं चाहिए, लेकिन आपको यह सोचना चाहिए कि अल्पसंख्यकों का कल्याण कैसे हो सकता है, ऐसा वो कह रहे हैं। हमने जो कुछ किया उसमें समझौते की भावना का ही आभास रहा है। अभी उस दिन लंदन निर्णय को स्वीकार करते हुए आपने बादशाह को कड़ी के रूप में स्वीकार कर लिया, उस बादशाह को जिसे आप पहले साम्राज्यवाद और हमारे अधिकारों का दमन का प्रतीक मानते थे। अभी थोड़े दिन पहले आपने राष्ट्रमंडल की मेंबरशिप ले ली। आप इतने दिन तो राष्ट्रमंडल को गालियां बोल रहे थे, आप महारानी
और महाराजा को गालियां बोल रहे थे, अब आपने बादशाह को भी स्वीकार कर लिया, तो थोड़ा सा अल्पसंख्यकों के बारे में भी स्वीकार करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसा वो कह रहे हैं। इससे पता लगता है कि आप कितने उदार हैं। क्या फिर आपको वही उदारता नहीं दिखानी चाहिए, जबकि आप अपने एक ही वर्ग के विषय में निर्णय कर रहे हैं, जिसके विषय में आप ये मान चुके हैं कि उसे राष्ट्र का अभिन्न भाग मानना ही पड़ेगा? यदि ऐसा संभव है तो आप मेरी भावनाओं को ही तसल्ली देने का प्रयत्न क्यों नहीं करते? जैसा कि मैं कह चुका हूं, राष्ट्र हित ही सर्वोपरि होना चाहिए। यदि ये बताया जा सके कि इस उपाय से राष्ट्रीय हितों का अनुसेवन नहीं हो सकता या वे जोखिम में हैं, तो मैं पहला व्यक्ति हूं जो इस बात को छोड़ने के लिए तैयार है। तो फिर एचवी कामत साहब बीच में बोलते हैं, आपने पाकिस्तान की मांग क्यों की थी? जब आप अल्पसंख्यकों के लिए इस प्रकार की बात कर रहे हो तो फिर आपने पाकिस्तान की मांग क्यों की थी? ऐसा एचवी कामत साहब कह रहे। तो लारी साहब जवाब दे रहे, खैर यदि ये व्यक्तिगत प्रश्न है तो मैं अपने माननीय मित्र को बता सकता हूं कि मैंने मुस्लिम लीग के दिल्ली अधिवेशन में पाकिस्तान के सृजन का विरोध किया था। किंतु प्रश्न यह है कि क्या यह प्रश्न अब संगत है? क्या आप अपनी पुरानी शिकायतों को ताजा नहीं कर रहे? मैं आपसे न्याय की दृष्टि से पूछता हूं। आप कहते हैं कि आप मुझे राष्ट्र का अभिन्न अंग मानते हैं, किंतु ज्यों ही आप ऐसी आपत्तियां उठाते हैं, आपका सारा आडंबर आप छोड़ देते हैं। आप ये दिखा देते हैं कि आप मुझे राष्ट्र का अभिन्न अंग नहीं समझते हैं और आप पुरानी भ्रांतियों को अब भी दिल में रखते हैं। आपने जो उदारता दिखाई है ये उससे सुसंगत नहीं है। मुझे विश्वास है कि उधर जो सब प्रकार की बाधाएं हैं उसके बावजूद इस सदन का हृदय बहुत साफ है। कम से कम इस देश के नेताओं का हृदय बहुत साफ है और वह हृदय ये देख लेगा कि मुसलमानों की नाड़ी कैसे चलती है। श्री इस्माइल ने मद्रास की मुस्लिम लीग के विषय में बताया, खैर मैं यहां कोई विवाद करने नहीं आया हूं, किंतु मैं ये जरूर कहूंगा कि जहां तक संयुक्त प्रांत मुस्लिम लीग का संबंध है, लीग राजनीति में भाग नहीं लेगा और मद्रास की मुस्लिम लीग अब प्रतिनिधि नहीं रही है। वो साफ साफ शब्दों में ऐसा लारी साहब अपनी बात को रखते हुए कह रहे। बड़ा महत्वपूर्ण उद्बोधन है अल्पसंख्यकों के संदर्भ में। उनका जो उद्बोधन है वो आप देख सकते हैं। इसके बाद में क्या हो रहा है, इसके बाद में अब 2 संशोधन रखने के पद में अध्यक्ष साहब ठाकुरदास भार्गव को बुलाएंगे। ठाकुरदास भार्गव एक बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति है संविधान सभा के। वो क्या कह रहे हैं, वो एक संशोधन लेकर आए हैं। वो संशोधन जरा देखिएगा। लारी साहब कह रहे हैं किसी भी प्रकार का किसी भी वर्ग को रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए। ठाकुरदास भार्गव देखिए क्या कह रहे हैं। ठाकुरदास भार्गव पूर्वी पंजाब से आते हैं। श्रीमान, मैं सविनय ये प्रस्ताव रखता हूं, क्या रखता हूं, कि प्रस्ताव में निम्न शब्द जोड़े जाए। क्या शब्द जोड़े जाए? स्थानों के आरक्षण तथा नाम निर्धारण का उपबंध इस संविधान के आरंभ से 10 वर्ष की अवधि तक रहेगा। लीजिए, ठाकुरदास भार्गव ने एससी के लिए जो आरक्षण का जो प्रावधान किया जा रहा है संसद और राज्य विधानमंडलों में, वो आरक्षण 10 वर्ष के लिए होगा। यह प्रस्ताव ठाकुरदास भार्गव के द्वारा रखा गया था। स्थानों के आरक्षण तथा नाम निर्धारण का उपबंध इस संविधान के आरंभ से 10 वर्ष की अवधि के लिए रहेगा, ऐसा ठाकुरदास भार्गव ने प्रस्ताव रखा था। अध्यक्ष साहब उनसे प्रश्न पूछ रहे हैं, क्या यह मूल प्रस्ताव पर संशोधन है? तो ठाकुर साहब कह रहे हैं, ठाकुरदास जी कह रहे हैं, यह एक संशोधन पर संशोधन है। तो माननीय सदस्य कह रहे हैं ऐसा संशोधन तो कोई रखा ही नहीं गया, तो आप 10 वर्ष का ये टाइम क्यों लेके आ रहे हैं? तो ठाकुरदास भार्गव कह रहे हैं ये एक संशोधन पर संशोधन है। सदन इसका यह तरीका है कि जब संशोधनों की सूचना दी जाए तो ऐसा समझा जाता है कि सारे संशोधन पेश हो चुके हैं। पिछले सत्र में भी यही निर्णय दिया गया था, उसी नियम के अनुसार मैंने संशोधन की सूचना दी है। तो अध्यक्ष साहब कह रहे हैं बिल्कुल ठीक कहा जाए तो ये किसी संशोधन पर संशोधन नहीं है, क्योंकि मैंने संशोधन रखने की परमिशन ही नहीं दी। तो जब संशोधन रखा ही नहीं गया तो आप उसके ऊपर संशोधन कैसे रख सकते हो? तो ठाकुरदास भार्गव कह रहे हैं अरे पहले ऐसा हुआ है। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी कह रहे पहले कब हुआ है, मुझे इसकी जानकारी नहीं है। तो अध्यक्ष साहब कह रहे हैं संविधान के मसौदे में मैंने निर्णय दिया था कि मैं संशोधनों पर संशोधन तो स्वीकार कर लूंगा, किंतु मूल अनुच्छेद पर संशोधन को नहीं। यदि वे समय पर नहीं आए, चाहे वे संशोधन पर संशोधन के बहाने ही क्यों ना भेजे जाए, इसी आधार पर मैं इतने दिनों से चल रहा हूं। तो ठाकुरदास जी ने कहा कि अरे साहब, जब उपाध्यक्ष साहब एच.सी. मुखर्जी 7वें अधिवेशन की 7वें सत्र की जब अध्यक्षता कर रहे थे तब उन्होंने इस प्रकार की व्यवस्था दी थी। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी कह रहे उपाध्यक्ष महोदय ने क्या व्यवस्था दी, मुझे इसकी जानकारी नहीं है। इसके बाद में घनश्याम सिंह जी गुप्त आ रहे, श्रीमान यह संशोधन पर संशोधन हो सकता है। श्री लारी के संशोधन संख्या 4 से ये मिलता जुलता है। लारी जी कह रहे सभी प्रकार का आरक्षण समाप्त होना चाहिए
और ठाकुरदास जी भार्गव कह रहे हैं कि नहीं, एससी के लिए आरक्षण जो है वो 10 वर्ष के लिए होगा, इसलिए संशोधन पर संशोधन है, आप इनको रखने की परमिशन दे दीजिए। तो जसपत राय कपूर साहब कह रहे क्या मैं भी कुछ निवेदन कर दूं? इसी बीच में घनश्याम सिंह जी गुप्त वापस बोल रहे हैं, मैंने अभी समाप्ति नहीं किया है, मुझे पहले अपनी बात को तो खत्म करने दो। श्री लारी का संशोधन है कि प्रस्ताव की दूसरी कंडिका की उपकंडिका को हटा दिया जाए। उनका आशय है कि वे किसी प्रकार का आरक्षण नहीं चाहते। पंडित भार्गव कहते हैं कि 10 वर्ष के लिए आरक्षण होना चाहिए, अतः उनका संशोधन दूसरे संशोधन पर संशोधन है, इसलिए मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। फिर जसपत राय कपूर साहब कह रहे हैं, मैं आदरपूर्वक निवेदन करना चाहता हूं कि यह वस्तुतः दूसरे संशोधन पर संशोधन है जो मोहम्मद इस्माइल साहब और लारी द्वारा पेश किए गए थे। इसके बाद में कुल मिलाकर ठाकुरदास भार्गव को यह संशोधन रखने की परमिशन दे दी। क्या है? स्थानों के रक्षण और नाम निर्धारण का उपबंध इस संविधान के आरंभ से 10 वर्ष की अवधि के लिए रहेगा। ये ठाकुरदास भार्गव जी ने रख दिया। अब आ रहे हैं एस नागपा जी, संविधान सभा के बड़े महत्वपूर्ण मेंबर है। जरा देखिए, अध्यक्ष महोदय, मैं बहुसंख्यक संप्रदाय को तथा अल्पसंख्यक परामर्शदात्री समिति को बधाई देता हूं जो कि इस देश में अल्पसंख्यकों की समस्या पर विचार करने के लिए नियुक्त की गई थी। श्रीमान, इसमें 3 पक्ष है। सर्वप्रथम, हमें इससे आश्चर्यजनक सफलता पर जो ब्रिटिश राज्य की 2 शताब्दियों से प्राप्त नहीं हो सकी थी, माननीय सरदार पटेल को बधाई देनी है। उन्होंने इसे 2 वर्ष में ही पूरा कर लिया। अंग्रेजों ने भारत में अपना अखंड राज्य स्थापित करने के लिए जो फूट डालने की नीति अपनाई थी, जो सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली को लागू किया था, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इस समस्या का 2 वर्ष में ही खात्मा कर दिया। अब जो 2 काम सदियों से पूरा नहीं हो सका, वह 2 वर्ष में पूरा हो गया। अब अल्पसंख्यक स्वयं आगे आकर बढ़कर ये कहते हैं कि वे कोई आरक्षण नहीं चाहते। ये एक बहुत बड़ी सफलता है। दूसरा पक्ष अल्पसंख्यक परामर्शदात्री समिति है और तीसरा पक्ष स्वयं अल्पसंख्यक है। हम इन तीनों को बधाई देनी है। अब लोग पूछ सकते हैं, फिर क्या बात है कि आपने अपने रक्षण का परित्याग क्यों नहीं किया? एस नागपा जी खुद अनुसूचित जाति से आते हैं। वो ये कह रहे हैं कि जो बात अब तक हुई है उससे 3 पक्ष उभर कर आते हैं। पहली बात, हमने एक बहुत बड़ी सफलता अर्जित कर ली। जो इतनी समस्या भारी भरकम अंग्रेज हमको देकर चले गए थे सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की, आज हम उसका निपटारा करने जा रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात है। दूसरा, वो ये कह रहे हैं कि परामर्श समिति को हमको बधाई देनी चाहिए कि उन्होंने इस प्रकार का काम किया। और तीसरा, वो कह रहे हैं कि अल्पसंख्यकों को भी इस बात की बधाई देनी चाहिए कि वो ये नहीं चाहते हैं कि उनके लिए आरक्षण का प्रावधान किया जाना चाहिए। फिर वो कह रहे हैं कि मैं खुद अपने लिए आरक्षण की समाप्ति की बात नहीं कर रहा हूं। क्यों नहीं कर रहा हूं? इसका कारण बता रहे हैं। वो कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? अब लोग मुझसे पूछ सकते हैं, फिर क्या बात है कि आप अपने रक्षण का परित्याग नहीं किया? मैं नहीं समझता कि हमें धार्मिक अल्पसंख्यक होने के कारण रक्षण मिल रहा है। हम धार्मिक अल्पसंख्यक नहीं है, हमें आर्थिक अल्पसंख्यक होने के कारण आरक्षण मिल रहा है। हम धार्मिक अल्पसंख्यक नहीं है, हम आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक अल्पसंख्यक है। हम 2 निर्योग्यताओं से पीछा छुड़ा चुके हैं। महात्मा गांधी ने कृपा करके हमें 2 प्रकार की स्वतंत्रता दी, सामाजिक और राजनीतिक। अब श्रीमान, बहुसंख्यक जाति संख्या में अधिक है। आपने देखा कि कौरव संख्या में 100 थे और पांडव 5 ही थे, पर उन्हें राज्य में समान अधिकार था। भगवान कृष्ण अंतिम अवतार के रूप में स्वतंत्रता या यूं कहिए देश के प्रशासन में समुचित अंश प्राप्त नहीं करा सके, किंतु बाद में महात्मा गांधी ने अपने प्राणों की बाजी लगाकर हरिजनों के लिए राजनीतिक स्वतंत्रता प्राप्त की। उन्होंने केवल राजनीतिक स्वतंत्रता ही प्राप्त नहीं की, वरन 1932 तक हमसे गणना की जाती थी, हमें चिढ़ाया जाता था, सताया जाता था और हमारे साथ दुर्व्यवहार होता था। सन 1932 के पश्चात वह गणना प्रेम में परिणित हो गई। कुछ माननीय सदस्यों ने यह कहा कि अनुसूचित जातियों को आरक्षण नहीं मिलना चाहिए। हमें बिना पूछे ही इस बहुसंख्यक जाति ने हमको आरक्षण दे दिया। मेरे माननीय मित्र श्री लारी और अन्य मित्र कह रहे हैं, इन अनुसूचित जातियों को आरक्षण क्यों दिया? हम अपने संप्रदाय के लिए आरक्षण नहीं मांग रहे। हम वे लोग हैं जिन्होंने सब लोगों को आश्रय दिया है। 3000 वर्ष पूर्व हमने आपको शरण दी। हमारी जाति ने ही सबको आश्रय दिया है। हमारी जाति आश्रय नहीं मांगती। श्रीमान, हमारी सहायता बिना अंग्रेज इस देश पर राज्य नहीं कर सकते थे। हमारे सहयोग के बिना मुस्लिम इस देश पर विजय प्राप्त नहीं कर सकते थे और कांग्रेस आज़ादी प्राप्त नहीं कर सकती थी। 1942 में ही हम आंदोलन में शामिल हुए और हमारे शामिल होने के फलस्वरूप ही हम अंग्रेजों को निकाल सके। अतः श्रीमान, हमारे सहयोग के बिना, हमारी सहायता के बिना इस देश में कोई भी कायम नहीं रह सकता। हम समस्त देश के साधिकार शाही स्वामी हैं
और भारत के आदि निवासियों के वंशज होने के नाते हमें सब कुछ अधिकार है, किंतु हम ऐसे संकुचित मनोवृत्ति वाले नहीं हैं कि दूसरों को यहाँ से निकाल दें। हम आश्रय देते रहें, हम भूमि को जोतते रहें, हम दूसरों के लिए परिश्रम करते रहें। देखिए हमने कितना बलिदान कर दिखाया, कई शताब्दियों से हमारे साथ दुर्व्यवहार होता रहा, फिर भी हम अपने धर्म पर जमे रहे। कुछ वो ऐसी बात कह रहे हैं, कौन? एस नागपा जी। फिर वो कह रहे हैं, श्रीमान मैं आपका बहुसंख्यकों का आश्रय नहीं मांग रहा हूं, मैं जानता हूं प्रत्येक व्यक्ति को एक मत देने का अधिकार है। आखिर क्या आप ये समझते हैं कि आप ही बहुसंख्यक संप्रदाय है? मैं आपको अल्पसंख्यक संप्रदाय बना सकता हूं। ये तो केवल वर्ग का प्रश्न है, जाति का नहीं। जब ऐसी बात है तो मुझे रक्षा की अपेक्षा नहीं है। आपने जो आरक्षण दिया उसके लिए मैं आभारी हूं। अब आप सहायता का हाथ बढ़ाते हैं तो मैं उसे क्यों ठुकराऊं? हम अनुसूचित जातियों ने इस देश पर अरब से आक्रमण नहीं किया, हम यहाँ बाहर से नहीं आए, और यदि हम दूसरे लोगों को मिला नहीं सकते तो हमारे लिए कोई दूसरा राज्य नहीं है जहां हम जाकर रहें। हम पृथक राष्ट्र नहीं है, हम एक ही धर्म, एक ही संस्कृति, एक ही परंपरा के हार्डमास हैं। हम इस भूमि के असली बालक हैं। हमारे साथ भिन्न बर्ताव कैसे हो सकता है? अतः मेरे माननीय मित्र हमारी तथा हमारे संप्रदाय की आड़ में अपनी जाति की वकालत ना करें। मैं उनसे प्रार्थना करता हूं कि यदि उनके दिल में हमारे लिए कोई भी स्नेह है तो हमें हमारे ही हितार्थ रक्षण मिल जाने दें। अपनी ओर से तो हम अपने हितों का संरक्षण दूसरों से अधिक कर सकते हैं। आत्म सहायता सर्वोपरि सहायता है, यही नारा है और यही सत्य है। ऐसी बात नागपा जी अपनी बात को रखते हुए कह रहे हैं। फिर आगे नागपा जी कह रहे हैं, मैंने आपको बताया कि जहां तक इस देश का संबंध है, सर्वाधिक महत्वपूर्ण समस्या आर्थिक समस्या है। यदि आप ये निश्चय कर लें तो इस प्रश्न का हल बहुत सरल है। आप सारे देश में जमींदारी का उन्मूलन कर रहे हैं, आपके पास लाखों एकड़ भूमि आ जाएगी। यदि आप प्रत्येक हरिजन परिवार को जिसके पास भूमि नहीं है, सारे भूमिहीन हरिजनों को 10 एकड़ सिंचाई की भूमि और 20 एकड़ सूखी भूमि दे दें, बच्चों को विश्वविद्यालय तक की शिक्षा दे दें, तो मैं रक्षण छोड़ने के लिए तैयार हूं। और ये लीजिए, ऐसा नागपा जी ने कहा। वो कह रहे हैं कि 10 एकड़ भूमि हमारे हरिजन परिवार को दे दो खेती के लिए और 20 एकड़ भूमि सूखी भूमि दे दो और हमारे बच्चों को विश्वविद्यालय तक की एजुकेशन दे दो, मैं आरक्षण छोड़ दूंगा। ऐसा नागपा जी ने कहा। मोहनलाल जी गौतम जो कि संयुक्त प्रांत से है, वो क्या कह रहे हैं, यदि आप 10 एकड़ सिंचाई की भूमि और 20 एकड़ सूखी भूमि दें तो प्रत्येक ब्राह्मण हरिजन बनने के लिए तैयार है। ऐसा गौतम साहब कह रहे हैं। तो नागपा जी इसका जवाब दे रहे हैं, यदि ब्राह्मण को भूमि दे भी दी जाए तो वो जोतेगा कैसे? अब तक उनके पास भूमि रही है, उससे हमारा आश्रय लेना पड़ता है, हमें नौकर रखना पड़ता है। वो सब बातें वो कह रहे हैं कुल मिलाकर नागपा जी। फिर वो नागपा जी आगे बात को बढ़ाते हुए कह रहे हैं, ऐसा मत समझिए कि हरिजन हर किसी को अपनी जाति में लेते रहें। यदि आप हरिजन संप्रदाय में आना चाहते हैं तो आपको झाड़ू देने अथवा मल मूत्र साफ करने के लिए तैयार रहना चाहिए। आप ऐसा नहीं करना चाहते और अपनी शान रखते हैं। आप कहते हैं मैं हिंदू हूं और मैं दूसरों के लिए झाड़ू निकाल ही नहीं सकता, मल मूत्र साफ नहीं कर सकता। आप तो 5 अंगुली घी में रखना चाहते हैं। चुपड़ी चुपड़ी मेरी, रुकी रुकी तुम्हारी। यदि मैं छोड़ू तो रुकी कोई छोड़ू, चुपड़ी को नहीं। यही आपका सिद्धांत है। कुछ इस प्रकार की बात नागपा जी कह रहे हैं। वो अपनी परिस्थितियां बता रहे हैं कि जिन परिस्थितियों में अनुसूचित जाति और विशेषकर हरिजन समाज के जो लोग रह रहे हैं, उन परिस्थितियों में उन्हें आरक्षण की जरूरत क्यों है। इस प्रकार की बात को वो रखने का प्रयास कर रहे हैं। तो ZH लारी जी बीच में आ रहे हैं। ZH लारी जी ने कहा सभी प्रकार का आरक्षण समाप्त होना चाहिए। वो लारी जी क्या कह रहे हैं, यदि मुझे 10 एकड़ सिंचाई की भूमि तथा 20 एकड़ सूखी भूमि मिल जाए तो मुझे हरिजन बनने में बहुत प्रसन्नता होगी। ऐसा लारी जी कह रहे हैं। तो नागपा जी क्या कह रहे हैं, यदि आप मल मूत्र साफ कर सकते हैं तो हरिजन बन सकते हैं, आपको कोई नहीं रोकता है। संप्रदाय तो कर्म अनुसार होते हैं, किसी के लिखा हुआ से नहीं होते हैं। यदि आप अध्यापन का कार्य करें तभी अध्यापक कहला सकते हैं। इस प्रकार से वो अपनी बात को कह रहे हैं। तो जब बात हो रही है तो अध्यक्ष आप बीच में हस्तक्षेप करेंगे, अरे भाई क्या क्या कर रहे हो आप, ऐसे आपस में बातचीत ना करें। कृपया सदन के समक्ष प्रस्तुत प्रस्ताव तक ही अपनी बात को सीमित रखें। हरिजनों के क्या कर्तव्य है उस पर चर्चा मत करिए, आप हम सब जानते हैं। ऐसा वो कह रहे हैं। तो नागपा जी कह रहे हैं मैं उपयोगी बात पर आता हूं। मुझे आशा है कि मेरे माननीय मित्र जो मेरे संप्रदाय से ईर्ष्या करते हैं सदा के लिए ऐसा नहीं करेंगे। वो इस प्रकार की बात कह रहे हैं। हम आरक्षणों को पहले ही समाप्त कर चुके हैं। मैं पूछता हूं कि इस सदन के लिए आरक्षण कहां है। वो इसके बाद में अपनी पूरी स्थिति बता रहे हैं कि समाज की किस तरह से स्थिति है और हमारे समुदाय के कितने लोग हैं,
कहाँ कहाँ पर कितने लोग हैं और इसके बावजूद भी संविधान सभा में उनका कितना प्रतिनिधित्व है, वो तुलनात्मक अध्ययन कर रहे हैं कि जनसंख्या ज़्यादा है लेकिन संविधान सभा में उतना प्रतिनिधित्व नहीं है, ऐसी वो बात को रखते हुए कह रहे हैं। वो कह रहे हैं, एग्जाम्पल भी दे रहे हैं, मद्रास का दे रहे हैं, संयुक्त प्रांत का दे रहे हैं, बंगाल का दे रहे हैं कि वहाँ जनसंख्या उनके समुदाय की इतनी है लेकिन इसके बावजूद भी संविधान सभा में उनको उतना प्रतिनिधित्व नहीं दिया। फिर वो आगे क्या कह रहे हैं जरा देखिएगा। मेरे माननीय मित्र पंडित ठाकुरदास भार्गव के संशोधन पर, जिसके अनुसार स्थानों का रक्षण और नाम निर्देशन, अरे पानी लाओ भाई, का उपबंध 10 वर्ष ही रहेंगे। मुझे यही कहना है कि इस सदन के लगभग हम सभी हरिजन सदस्य एकत्रित हुए थे तथा माननीय पंडित नेहरू ने कृपा करके हमें समझाया था कि हमारे अपने ही हितों में यह सर्वोत्तम बात है। उनके परामर्श के अनुसार हमने इस बात पर निर्णय किया है। आखिर ऐसा प्रश्न है जिस पर संसद को पुनर्विचार करना है। यदि 10 वर्षों के पश्चात हमारी स्थिति वही रहती है जो अब है तो वो संसद के हाथ में है कि आरक्षण को जारी रखें या समाप्त कर दें। लो कर लो बात। एससी के लिए जो प्रावधान संसद और राज्य विधानमंडल में आरक्षण का किया गया वो 10 वर्ष का क्यों किया गया, इसका भी जवाब मिल रहा है और संसद को इस संदर्भ में जो पावर दी गई है उसका भी जवाब मिल रहा है। आपको कौन रोकता है कि आप 5 या 10 वर्ष पश्चात या 2 वर्ष पश्चात ही संसद का एक अधिनियम बनाकर यह कह सकते हैं कि हरिजनों की मांग स्वीकार कर दी गई है, अब वे दूसरों के समान स्तर पर आ गए हैं और उनके लिए स्थानों का आरक्षण अब अपेक्षित नहीं है। आज ये जिस रूप में है आप उस पर विचार कर सकते हैं। अतः हमने ये स्वीकार कर लिया कि हमारे लिए 10 वर्ष तक ये आरक्षण रहना चाहिए, ऐसा नागपा जी कह रहे हैं। मैं एक बार फिर अल्पसंख्यक समिति के सदस्यों को और इसके सभापति माननीय सरदार पटेल का, जिन्होंने हमारे अधिकारों के संरक्षण के लिए इतना कष्ट उठाया, मैं धन्यवाद देता हूं। श्रीमान, मैं आपका धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया। अगले वक्ता आ रहे हैं नजरुद्दीन जी अहमद साहब। क्या कह रहे हैं? अरे इनको लिंक शेयर कीजिए भाई। टाइम क्या हुआ? वैसे अभी आधा घंटा और चलेगी, लिंक शेयर कर सकते हैं। नजरुद्दीन जी अहमद साहब कह रहे हैं, अध्यक्ष महोदय, डॉक्टर सरदार पटेल ने जो प्रस्ताव पेश किया वो हमारे देश के संवैधानिक इतिहास में एक महत्वपूर्ण कदम है और इस पर भविष्य के इतिहासकार और संवैधानिक लेखक प्रसन्नता से हर्ष प्रकट करेंगे। श्रीमान, आरंभ से ही मैं कह देना चाहता हूं कि मैं इस प्रस्ताव के साथ हृदय से पूर्णतया समर्थन करता हूं। नजरुद्दीन जी अहमद साहब सरदार वल्लभ भाई पटेल साहब के द्वारा जो प्रस्ताव रखा गया उसका हृदय से समर्थन करते हैं। फिर आवाज आती है साधु 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 साधु। श्रीमान, मेरे पास जो थोड़ा सा समय है उसमें मैं केवल मुख्य बात पर ही बोलना चाहता हूं। मूल प्रस्ताव में और 2 मुख्य प्रस्तावों में थोड़ा सा अंतर है और वे किसी हद तक मिलते जुलते भी है। मूल प्रस्ताव के अनुसार मुसलमानों का आरक्षण समाप्त होना है। श्री इस्माइल साहब ने जो संशोधन पेश किया उसके अनुसार आरक्षण रहना चाहिए। श्री लारी सब आरक्षण को समाप्त करना चाहते हैं। अतः मूल प्रस्ताव और श्री लारी का संशोधन इस विषय में सहमत है कि मुसलमानों का आरक्षण समाप्त होना चाहिए और ये श्री इस्माइल के संशोधन के विपरीत है। किंतु अनुसूचित जातियों के संदर्भ में मूल प्रस्ताव और श्री इस्माइल उन्हें बनाए रखना चाहते हैं किंतु लारी उन्हें मिटाना चाहते हैं। पिछड़े हुए वर्ग के सिखों के संदर्भ में भी स्थिति वैसी ही है। अतः श्री लारी और श्री इस्माइल के संशोधन एक दूसरे के सर्वथा विपरीत है। मेरे विचार से हमें उस स्थिति पर ध्यान देना चाहिए जिससे भारतीय मुस्लिम ने स्थानों का आरक्षण स्वीकार किया था। वह ऐसा समय था जबकि सांप्रदायिक स्थिति बहुत असंतोषजनक थी। उस समय कुछ रक्षण आवश्यक दिखाई देता था किंतु अब स्थिति में बहुत सुधार हो गया है। प्रतिदिन सुधार हो रहा है। बहुत समय से दोनों संप्रदायों में अति समन्वय है। मैं समझता हूं किसी प्रकार के आरक्षण स्वस्थ राजनीतिक विकास के प्रतिकूल है। उनसे एक प्रकार की हीन भावना प्रकट होती है। वे एक प्रकार की भय भावना से पैदा होते हैं। वास्तव में उनका यह प्रभाव होगा कि मुसलमान एक विधि आश्रित अल्पसंख्यक बन जाएंगे। तब फिर मुस्लिम आरक्षण का मनोवैज्ञानिक संबंध पृथक निर्वाचक मंडल से है जिसके कारण इतनी मुसीबतें पैदा हो गई है। अतः मैं ये निवेदन करता हूं कि आरक्षण को बनाए रखने से उन पृथक निर्वाचक मंडलों की दुखद स्थिति, दुखद स्मृति और उससे संबंध समस्त कड़वाहट सदा के लिए बनी रहेगी। मेरा निवेदन है कि ये तो 10 वर्ष के लिए भी बुरा है, ऐसा वो कह रहे हैं नजरुद्दीन जी अहमद साहब। और वो कह रहे हैं कि मुझे किसी भी प्रकार का कोई आरक्षण नहीं चाहिए। फिर वो कह रहे हैं, फिर संप्रदायों के लिए स्थानों का रक्षण अनिवार्यतः पृथक निर्वाचक मंडलों से संबंधित है। पृथक निर्वाचक मंडल के हटाने के पश्चात स्थानों का आरक्षण नितांत तर्क विरुद्ध होगा। जब हम
सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली हटा रहे हैं तो फिर हम आरक्षण भी अल्पसंख्यकों के लिए नहीं रखें, सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली को भी समाप्त करें और हम अल्पसंख्यकों के लिए जो आरक्षण का जो प्रावधान है उसको भी हम समाप्त करें, ऐसा वो कह रहे हैं। मेरे माननीय मित्र जो ये समझते हैं कि आरक्षण होने चाहिए वे अभी तक विगत को ही देखते हैं, वे पीछे की और ही आंखें लगाए हुए हैं, किंतु हमारी आंखें, भारतीय मुसलमानों की आंखें भविष्य की ओर होनी चाहिए। हमारा दृष्टिकोण प्रगतिशील होना चाहिए। अब भारतीय राजनीति में बहुत से विषय हैं, मैं उनमें से किसी एक विषय में नहीं सोच सकता कि उनमें से सांप्रदायिक आधार पर कुछ अंतर हो सकता है। प्रांतों में मुख्य विषय ये है शिक्षा, स्वच्छता और स्थानीय स्वशासन। इन विषय में किसी संप्रदाय विशेष पर कुछ प्रभाव नहीं पड़ता है। हिंदुओं और मुसलमानों को अपनी मातृभूमि के कल्याणार्थ साथ साथ खड़े होकर इन विषय पर कार्य करना चाहिए, ऐसा नजरुद्दीन जी अहमद साहब कह रहे हैं। फिर वो कह रहे हैं अन्य अल्पसंख्यकों के विषय में मैं निवेदन करता हूं कि हमारी स्थिति बिल्कुल स्पष्ट हो जानी चाहिए। अनुसूचित जातियां और सिखों में नई अनुसूचित जातियां भी हैं, सीमावर्ती क्षेत्र हैं, पृथक किए हुए और अंशतः पृथक किए हुए क्षेत्र हैं और आंग्ल भारतीय संप्रदाय भी हैं, उन सब की रक्षा की जाएगी। इस्माइल साहब के संशोधन से उनकी रक्षा होगी। श्री लारी उन सबको समाप्त कर देना चाहते हैं, किंतु उन सब अल्पसंख्यकों की स्थिति कायम रखी जाएगी। ये तो निर्वाचक मंडल और सरकार की पद्धति में भरोसे रखने का प्रश्न है। नजरुद्दीन जी साहब ऐसा कह रहे हैं, तो बड़े गजब के तर्क हैं। इसके बाद में आते हैं HC मुखर्जी, हरेंद्र कुमार मुखर्जी। हरेंद्र कुमार मुखर्जी कह रहे हैं, वही हरेंद्र कुमार मुखर्जी जिन्होंने परामर्शदात्री समिति के समक्ष ये प्रस्ताव रखा कि पृथक निर्वाचन प्रणाली समाप्त होनी चाहिए और अल्पसंख्यकों के लिए आरक्षण समाप्त होना चाहिए। हरेंद्र कुमार मुखर्जी खुद एक एंग्लो इंडियन है, हमारी संविधान सभा के वे उपाध्यक्ष रह चुके हैं। क्या कह रहे हैं, श्रीमान सभा द्वारा परामर्शदात्री समिति की सिफारिश तथा सरदार पटेल द्वारा पेश किए गए प्रस्ताव को स्वीकार करने के विषय में विचार करते समय दो प्रश्न उठते हैं। अरे इनको दो ना भाई, इनको फीडबैक भेजो यार। देखो देखो कितने मतलब चेहरे पे निराशा है। फीडबैक भेजिए। हाँ, फीडबैक उनके लिए ऑक्सीजन है भाई, और ऑक्सीजन की अभी बहुत ज़रूरत है। टेम्परेचर 49 हो गया है, शुद्ध हवा चाहिए। और फीडबैक मिलते ही देखो जैसे पानी के बिना मछली की जो हालत थी वो वाली स्थिति थी, अब एकदम ठीक हो रही है, देखो आप। हाँ चलिए, तो HC मुखर्जी साहब ने इस प्रकार की बात रखी और वो भी इस प्रस्ताव का समर्थन करते हैं। कौन से? जो सरदार वल्लभ भाई पटेल साहब ने रखा है। अब आ रही है बेगम अयाज रसूल। राज्य के उच्च माध्यमिक विद्यालय दुधौलिया की ढाणी पिपाड़ शहर के विद्यार्थी संविधान सभा के सत्र से लाभान्वित होते हुए, बता दीजिए। लो भाई, आपको दिख रहा है वीडियो? ये एक स्कूल का वीडियो है और ये हमारे महेंद्र सिंह जी भाटी जो पिपाड़ सिटी में टीचर के रूप में काम कर रहे हैं, वहाँ हमारे ये बच्चे जो हैं, स्कूल के बच्चे जो हैं। अच्छा, आज शनिवार है, क्या बात है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। आज शनिवार है, नो बैग डे वाला दिन है, तो संविधान सभा की इन बहस को देख रहे नन्हे मुन्ने बच्चे हमारे, यही आगे आकर देश का भविष्य बनने वाले हैं। एक्चुअली में यही देश का भविष्य है, देश की बागडोर उनके पास रहने वाली है। और इनको अगर संविधान सभा की ये बहस एज इट इज़ बताई जा रही है, और इसका प्रयास भाई हमारे महेंद्र सिंह जी भाटी खुद पॉलिटिकल साइंस के ये व्याख्याता है, और ये हूबहू संविधान सभा की हमारी जो ऑनलाइन वर्कशॉप चल रही है उन बच्चों को दिखा रहे हैं। क्या बात है, समाज सेवा शिविर चल रहा है सर, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो, बहुत अच्छी बात है, ये तो बहुत ही ज़बरदस्त बात है। हाँ देखिए महेंद्र जी, सब लोग आपको बहुत सारी बधाइयाँ दे रहे हैं, उनकी बधाइयों को स्वीकार कीजिए। हाँ, सैटरडे को तो इस तरह का काम किया जा सकता है, हालांकि जून के महीने में स्कूल में अवकाश रहता है, लेकिन चिंता मत कीजिए, जुलाई में भी हमारे व्याख्यान होंगे, हमारी ऑनलाइन वर्कशॉप होगी, अगस्त में भी होगी, इस बार तो अक्टूबर में भी है, नवंबर में है, तो खूब सारे शनिवार आएंगे। बहुत बढ़िया बात है, महेंद्र जी भाटी इस बात के लिए बधाई के पात्र हैं, बहुत बढ़िया। कल महेंद्र जी भाटी को जोड़ना है भाई ऑनलाइन हमारे। ऐसे मैंने आपको शुरुआत में ही आज कह दिया था, अभी सारे मित्र मेरी बात को सुन लें, कल से 2-2, 3-3 लोगों को हम निरंतर जोड़ेंगे 3-3, 4-4 दिन के गैप से, ताकि फीडबैक ले सकें कि ये वर्कशॉप जो जा रहा है किस दिशा में जा रहा है, उन्हें किस तरह से फ़ायदा पहुंच रहा है, और इस संदर्भ में अगर कोई सजेशन भी है उसको भी लेंगे। कल से 2-3 लोगों को हम लोग जोड़ना शुरू कर देंगे, ऐसी बात मैंने आज शुरुआत में ही कह दी थी। बेगम अयाज रसूल संयुक्त प्रांत से हैं, संविधान सभा में एकमात्र मुस्लिम मेंबर है,
क्या कह रही है, एकमात्र मुस्लिम महिला मेंबर है। श्रीमान माननीय सरदार पटेल ने अल्पसंख्यक संप्रदायों के प्रतिनिधित्व के विषय में जो प्रस्ताव पेश किया है, मैं उसका हृदय से समर्थन करने के लिए आई हूं। श्रीमान, मुझे खेद है कि मुझे मद्रास के श्री इस्माइल के संशोधन का विरोध करना है। उनके संशोधन का सारांश यह है कि पृथक निर्वाचक मंडल को रहने दिया जाए। जहां तक मेरा संबंध है, मैं आरंभ से यह समझती हूं कि पंथ निरपेक्ष राज्य में पृथक निर्वाचक मंडल का कोई स्थान नहीं है। अतः संयुक्त निर्वाचक मंडल के सिद्धांत को स्वीकार करने के पश्चात अल्पसंख्यकों के लिए स्थान आरक्षित करना मुझे व्यर्थ और अर्थहीन दिखता है। जो अभ्यर्थी हिंदुओं और मुसलमानों के संयुक्त मतों से चुने जाए, वह संभवतः केवल मुसलमानों के दृष्टिकोण को पेश नहीं कर सकता है और इसलिए यह स्थान आरक्षण सर्वथा तथ्यहीन है। मेरे विचार में आरक्षण एक स्वनाशक शस्त्र है जो सदा के लिए अल्पसंख्यकों को बहुसंख्यकों से दूर कर देता है। यह अल्पसंख्यकों को कोई अवसर ही नहीं देता है कि वे बहुसंख्यकों की सद्भावना प्राप्त कर सके। इससे पार्थक्य और संप्रदायवाद की भावना बनी रहती है, जिसे एक ही बार सदा के लिए मिटा देना चाहिए। यह आरक्षण केवल 10 वर्ष के लिए था और मेरे विचार से हमारे देश के जीवन में यह 10 वर्ष सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। बेगम अयाज रसूल के विचारों को आपने जान लिया, किस तरह से वो सरदार वल्लभ भाई पटेल साहब का जो प्रस्ताव रखा गया उसका समर्थन करती है। फिर वो आगे कह रही है, श्रीमान, जो मुसलमान पाकिस्तान जाना चाहते थे वे जा चुके हैं। जिन्होंने यहाँ रहने का निर्णय किया वे बहुसंख्यक संप्रदाय के साथ मित्रता पूर्वक रहना चाहते हैं और जो समझते हैं कि उन्हें यहाँ के वातावरण और परिस्थितियों के अनुसार अपने जीवन को ढालना चाहिए। मैं ये नहीं कहती कि उन्हें इस देश में रहने वाले अन्य लोगों की इच्छाओं के अनुसार ही बदलना होगा। श्रीमान, हम ये नहीं चाहते हैं कि हमें मुस्लिमों के रूप में कोई विशेष रियायत मिले, किंतु हम ये भी नहीं चाहते हैं कि हमारे विरुद्ध कोई भेद किया जाए। इसी कारण मैं ये कहती हूं कि इस महान देश के राष्ट्रिक होने के नाते, नागरिक होने के नाते हम यहाँ के रहने वाले लोगों की आकांक्षाओं और आशाओं में भागीदार हैं, किंतु साथ ही साथ हम ये आशा करते हैं कि हमारे साथ सम्मान और न्याय संगत तरीके से बर्ताव किया जाए। ऐसा बेगम अयाज रसूल के विचार है। वो कहती है आगे, श्रीमान, कभी कभी मुसलमानों की वफादारी को चुनौती दी गई। मुझे खेद है कि यह बात मुझे उठानी पड़ी, क्योंकि मेरे विचार से इसकी चर्चा करने का यह ठीक अवसर है। मैं ये समझती हूं कि वफादारी और धर्म का क्या संबंध है। मेरे विचार से जो लोग राज्य के हितों के विरुद्ध काम करते हैं और विध्वंसक कार्यवाही में भाग लेते हैं, वे निष्ठाहीन है, चाहे वे हिंदू है, चाहे वे मुसलमान है अथवा किसी अन्य जाति के हो। जहां तक इस बात का संबंध है, मेरे विचार में मैं कई हिंदुओं से अधिक निष्ठावान हूं, क्योंकि उनमें से कई लोग विध्वंसक कार्यों में लगे रहते हैं, किंतु मेरे हृदय में सबसे अधिक अपने देश का हित है। मेरे ख्याल से ऐसा ही मैं उन मुसलमानों के विषय में कह सकती हूं जिन्होंने यहाँ रहने का निश्चय किया है। वे केवल संघर्ष और झगड़े से बचना चाहते हैं, सुरक्षित रहना चाहते हैं, अपनी मानसिक वृत्ति को उसी प्रकार विकसित करना चाहते हैं। श्रीमान, ये बहुसंख्यकों का काम है कि वे अल्पसंख्यक जातियों के मन में भरोसे, सद्भावना और सुरक्षा की भावना उत्पन्न करें। देखिए भाई, गजब के लोग थे संविधान सभा के। अलग अलग लोगों के विचार आपको जानने को मिल रहे हैं। इसके बाद में आ रहे हैं सैयद मोहम्मद सादुल्ला जी, आसाम से हैं और हमारी प्रारूप समिति के एक मेंबर भी है, आपको अच्छी तरह से ये पता है। अध्यक्ष महोदय, मैं ये कहकर कोई गुप्त भेद नहीं खोल रहा हूं कि इस प्रश्न पर गत दिसंबर में इस सभा के बहुत से मुस्लिम सदस्यों ने अनौपचारिक ढंग से बात की थी कि मुसलमानों को स्थान आरक्षण से लाभ है या स्थान आरक्षण से नुकसान है, या उसके व्यापक उसका जो तालाब है उसमें तैरने से लाभ है। उस समय हम कोई निर्णय नहीं कर सके और मेरे सुझाव को मान लिया गया कि हमें अपने निर्वाचक मंडलों से राय लेनी चाहिए, ऐसा मोहम्मद सादुल्ला जी कह रहे हैं। मोहम्मद सादुल्ला जी एक्चुअली में ये कहना चाह रहे हैं कि जब इस संदर्भ में जब अल्पसंख्यकों की मीटिंग हुई थी तो उस मीटिंग की खबर मुझे नहीं मिल पाई थी और मैं वहां पर जा नहीं पाया था, ऐसा वो कहना चाह रहे हैं मोहम्मद सादुल्ला जी, जो खुद प्रारूप समिति के सदस्य हैं। इसके बाद में कई सारे सदस्य कहते हैं कब डिस्कशन बंद करिए भाई, इतना लंबा डिस्कशन इस विषय पर हो गया है। तो अध्यक्ष साहब कह रहे हैं अभी 12 बजने में 20 मिनट बाकी है। मेरे पास चिट्ठियां बहुत सारी पड़ी हैं, बहुत सारे नाम हैं, लेकिन मैं कुछ एक लोगों का ही नाम लेकर बात करना चाहता हूं। मैं सभा की इच्छा जानना चाहता हूं कि क्या वे इस वाद विवाद को कल तक जारी रखना चाहते हैं या फिर आज ही समाप्त करना चाहते हैं। तो बहुत सारे सदस्यों ने बोला नहीं, हम जारी रखना चाहते हैं, कल भी इसी विषय पर चर्चा करवाओ। तो अध्यक्ष साहब ने कहा ऐसा प्रतीत होता है
कि कई सदस्य इस वाद विवाद को जारी रखना चाहते हैं। विषय महत्वपूर्ण है और मैं उनसे सहमत हूं। अब हम वाद विवाद जारी रख सकते हैं। कल मेरे विचार से अधिक समय नहीं मिलेगा, इसलिए थोड़ी सी चर्चा और कर लो इस विषय पर। तो कई सदस्य एक साथ बोलते हैं, अरे सर कल क्या पूरे दिन हम इस विषय पर चर्चा करेंगे क्या? तो अध्यक्ष कह रहे हैं इसकी क्या आवश्यकता है, हमें अल्प कार्य करना है जो महत्वपूर्ण भी है। अतः मेरा विचार है इस वाद विवाद को कुछ समय तक सीमित करने का, जिससे कि हम अगला प्रस्ताव ले सके। अब आते हैं जेरोम डिसूजा, मद्रास के। अध्यक्ष महोदय, मुझे विश्वास है कि इस सभा के माननीय सदस्य मुझसे सहमत होंगे कि हमारे समक्ष एक गंभीर महत्व का विनिश्चय है कि ऐसे प्रयोग को समाप्त किया जाए जो हमारे देश के लिए गंभीर परिणामों से पूर्ण है। श्रीमान में लारी के अपने विचारों को बलपूर्वक जो व्याख्या की है, उससे सबकी समझ में एक बात स्पष्ट आ सकती है, और वह यह है कि लोकतंत्र को क्रियान्वित करने में ऐसा कोई उपाय निकालना चाहिए जिससे कि अल्पसंख्यकों की अवहेलना या उपेक्षा नहीं हो सकता है ये बात उन्हीं लोगों के मस्तिष्क में रही हो जिन्होंने हमारे देश में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का सिद्धांत लागू किया हो। उनके विचारों पर विचार करके ये निर्णय करना हमारा काम नहीं है, किंतु अब ये नितांत स्पष्ट है कि लोकतंत्र के इन गड्ढों को बचाने के लिए अब राजनीतिक विशेषाधिकारों को धार्मिक विभेदों पर आधारित अल्पसंख्यकों से जोड़ा जाए, तब राजनीतिक मामलों में एक बहुत गंभीर और भयानक उलटफेर कर दिया गया। इसके परिणाम स्वरूप पिछले कुछ वर्षों में भारत के इतिहास पर मोटे मोटे अक्षरों में लिखे हैं। ऐसा वो कह रहे हैं कि सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली से देश को कितना नुकसान हुआ, उसके बारे में वो बात करें। फिर वो कह रहे हैं, श्रीमान इस प्रस्ताव के समर्थन में, किस प्रस्ताव के संदर्भ प्रस्ताव में? सरदार जो वल्लभ भाई पटेल ने रखा। मैं भारत में स्वस्थ राष्ट्रीयता के विकास के प्रश्न को नहीं उठाना चाहता, वो तो स्पष्ट कारण है ही। हमारे देश की दुखद घटनाओं को ये प्रकट हो जाता है कि हमें सांप्रदायिक पृथकत्व के पथ से दृढ़तापूर्वक मुंह मोड़ देना चाहिए, लेकिन कुछ ना कुछ तो अल्पसंख्यकों के लिए करना पड़ेगा। ऐसा डिसूजा साहब अपनी बात को रखते हुए कह रहे हैं। और आगे वो बात कह रहे हैं, अपनी बात को खत्म करने से पहले वो ये कह रहे हैं कि भारतीय लोकतंत्र के निर्वाचित प्रतिनिधि उसे स्वतंत्र और इच्छापूर्ण मत से समाप्त कर रहे हैं। ये बहुत अच्छी खुशी की बात है कि हम अल्पसंख्यक सदस्य भी चाहते हैं कि सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली समाप्त हो। इससे अधिक मैं और कुछ कहना नहीं चाहता हूं। इसके बाद में आ रहे हैं जगत नारायण लाल, जो कि बिहार से। अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव का समर्थन करने और श्री इस्माइल और लारी के संशोधन का विरोध करने के लिए आया हूं। वास्तव में इतने मुस्लिम मित्रों की ओर से और मेरे पूर्व वक्ता के वक्तव्यों को सुनने के बाद, जिन्होंने स्वयं संशोधन का विरोध किया, किसके? इस्माइल साहब और लारी साहब के संशोधन का विरोध किया। यह ज्यादा अपेक्षित तो नहीं है कि मैं भी इसका विरोध करने के लिए आऊं, किंतु मैं केवल अपनी एक भावना को व्यक्त करने के लिए आया हूं, जो ये है कि भारत विभाजन के कटु अनुभव के पश्चात भी क्या इस सभा में या भारत में कोई ऐसा व्यक्ति शेष है जो पृथक निर्वाचक मंडलों का विचार करे और आकर उसका समर्थन करे? ये दुख की और आश्चर्य की भावना है जिसे मैं यहां व्यक्त किए बिना नहीं रह सकता। ऐसा जगत नारायण जी कह रहे हैं। वो कह रहे हैं भाई अब इस देश में ऐसा कोई व्यक्ति बचा ही नहीं है जो पृथक निर्वाचन मंडल का समर्थन कर सकता हो। एक मेरे भाई कह रहे हैं, सर जी क्या बता सकते हैं आरक्षण 10 वर्ष तक बढ़ा रहे हैं, ऐसे कैसे बढ़ाते हैं? संसद कानून बनाकर बढ़ाती है, संसद संविधान में संशोधन करती है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 334, जिसमें यह लिखा हुआ है कि अनुच्छेद 330, 331, 332 और 333 के तहत लोकसभा तथा विधानसभा में एससी और एसटी तथा एंग्लो इंडियन के मनोनयन का जो सिस्टम है वो 10 साल के लिए होगा। ये 334 में लिखा हुआ है। हमने अमेंडमेंट किया, 20 कर दिया, हमने अमेंडमेंट किया, 30 कर दिया, हमने अमेंडमेंट किया, 40 कर दिया, हमने अमेंडमेंट किया, 50 कर दिया, हमने अमेंडमेंट किया, 60 कर दिया, हमने अमेंडमेंट किया, 70 कर दिया। वर्ष 2020 तक ये 70 वर्ष था। फिर बाद में मोदी जी की सरकार के द्वारा जो संशोधन लाया गया उसमें एंग्लो इंडियन वाली बात को छोड़ दिया गया और एससी और एसटी वाला जो विधानसभा और जो लोकसभा में जो आरक्षण था वो 70 से बढ़ाकर 80 वर्ष हो गया। तो ये इस तरह से बढ़ा है, संविधान में संशोधन करके बढ़ा है भाई। मेरे हिसाब से बात समझ में आ गई हो गई। ठीक है, तो ये इस तरह से बात को रखा जा रहा है, आप देख सकते हैं। जैसे ही अपनी वो बात को खत्म करते हैं, कौन? जगत नारायण जी। इसके बाद में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी कह रहे हैं, ओके 12 बज गए हैं, सभा कल प्रातःकाल 8 बजे के लिए स्थगित रहेगी। इसके पश्चात सभा बृहस्पतिवार 26 मई 1949 को प्रातः सुबह 8 बजे तक के लिए स्थगित हो गई। ये बात हुई है भाई। संविधान सभा में किस तरह से एक एक करके बात को रखा जा रहा है आप देख सकते हैं। अल्पसंख्यकों के मुद्दे पर जो चर्चा हुई वो मैंने आपके सामने रखने का प्रयास किया।
मुझे पूरा विश्वास है कि आपको बड़ा ही अच्छा लगा होगा। पहला तो मेरा निवेदन ये है कि सब अपने वीडियो ऑन करिए ताकि हमारी टीम जो है आपके स्क्रीनशॉट ले सके। जल्दी से वीडियो ऑन कर लीजिए। और मेरा निवेदन आपसे ये भी है कि कल रविवार है, लेकिन हम तो आएंगे ही आएंगे। हम तो इसलिए आएंगे क्योंकि आप लोगों से बातचीत करनी है। 26 मई 1949 को संविधान सभा में क्या हुआ उस विषय पर आप लोगों से बातचीत करनी है। साथ ही साथ आप में से किसी 2-3 मित्रों को जोड़ना भी चाहेंगे हम लोग, ताकि हम लोग फीडबैक ले सकें। हालांकि हम लोग पहले भी जोड़ा है, लेकिन हम अक्सर पहले कब जोड़ते हैं, जब हमारी लास्ट दिन की वर्कशॉप जब होती है तब हम लोग जोड़ते हैं। लेकिन इस बार हम नया प्रयोग करना चाह रहे हैं। हम 4-4, 5-5 दिन के बाद में 2-2, 3-3 लोगों को जोड़ना चाह रहे हैं। निवेदन, टेक्निकल टीम स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से। आप सभी अपना वीडियो ऑन कर लीजिए भाई। स्क्रीनशॉट ले लीजिए बड़े, ताकि एक तरह से अटेंडेंस जैसा ही हो जाए ये। और देखिए आज कितनी देर चर्चा कर ली, 1 घंटा और 35 मिनट तक हमने आज इस विषय पर चर्चा की। टेक्निकल टीम स्क्रीनशॉट क्यों नहीं ले रहे हो भाई? स्क्रीनशॉट ले लिए? अरे वाह, क्या बात है, टेक्निकल टीम बड़ी एक्सपर्ट है। चलिए, तो आपको ठीक लग रहा होगा, मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ। कल सुबह 7 बजे। अच्छा, एक चीज़ और कहनी थी जल्दी से, आप चूंकि अभी बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, एक नंबर नोट कर लीजिए। अगर आपको कोई इशू है जुड़ने में तो हमारी ये हेल्प लाइन के नंबर हैं, ये आप नंबर, हाँ, एक नंबर नोट कर लीजिएगा। अगर कोई इशू है तो इस नंबर पर आप खाली व्हाट्सअप करना है, आपका फ़ोन कोई नहीं उठाएगा, वो फ़ोन नहीं उठाया जाता है, वो फ़ोन। नंबर नोट करिए, 92516। लिख दूं क्या? 9251665 आपसे निवेदन मेरा इतना रहेगा कि आप उस पर रिंग मत करिएगा, कोई उठाएगा नहीं, क्योंकि ये जिसके नंबर है वो यहाँ काम करते हैं असिस्टेंट के रूप में। हाँ, ये नंबर आपके लिख दिए गए हैं, 9251665204। ये नंबर आपको इसलिए दिए गए, कई बार नेट की लेकर प्रॉब्लम आ जाती है, कई बार कुछ और इशू हो जाता है, सर्टिफिकेट के लेकर तो प्रॉब्लम आनी है, क्योंकि सर्टिफिकेट अब आपको इसी नंबर से सेंड किए जाएंगे। तो बहुत सारे इशूज है, ये नंबर जो जरूर नोट करके रखिएगा। आप उसी पर व्हाट्सअप कर लीजिएगा और किसी प्रकार का कॉल करने की कोशिश मत करना, नहीं तो वो और भाई मेरा ब्लॉक कर देगा नंबर। तो ये थोड़ा सा जरूर ध्यान रखिए। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कल वापस मिलते हैं सुबह 7 बजे। थैंक यू वेरी मच एंड विश ऑल द बेस्ट। थैंक यू।